हेलो व्यूअर्स, हिंदी नाइट वॉकर पे आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी लाइफ में खुश और अच्छे होंगे। व्यूअर्स, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की कहानियाँ सुनने को मिलती रहें और मुझे सपोर्ट भी मिलता रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी कहानियों की तरफ चलते हैं। थंबनेल से तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि आज की हमारी कहानियों का टॉपिक क्या है। वेंडिगो, एक नरभक्षी शैतान जो अमेरिका और कनाडा के जंगल और लेक के एरिया में पाया जाता है। इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी जो लोग इस शैतान के बारे में नहीं जानते उनके लिए बस थोड़ी सी व्याख्या करते हुए आगे बढ़ते हैं। वेंडिगो एक ऐसा जंगली क्रिएचर या शैतान है जो इंसानों के मांस खाता है। इसे आप एक इविल स्पिरिट कह लीजिए जो इंसानों के मांस की भूखी होती है। इसके अंदर कुछ ऐसी शक्तियां पाई जाती हैं जो इंसानों को उसी के जैसा बना सकती हैं। यह ऐसा क्रिएचर है जो किसी की भी आवाज को कॉपी कर सकता है ताकि वो आपको भ्रमित कर सके और अपने जाल में फंसाकर आपका शिकार कर सके। तो चलिए अब अपनी कहानियों की तरफ बढ़ते हैं। मैं नॉर्थ ईस्टर्न पेंसिल्वानिया के एक छोटे से टाउन में रहता हूं जो खेतों और जंगली एरिया से पूरा घिरा हुआ है। मैंने बचपन में अपने बहुत ज्यादा टाइम फिशिंग करने में स्पेंड किया है, पर इस समय मैं एक हंटर हूं। इससे आप समझ सकते हैं कि मैं ज्यादा समय बाहर ही रहता हूं। मैं जंगली एरिया में इतना घूम चुका हूं कि मुझे जंगलों में वास करने वाले हर एक जीव की बहुत अच्छी पहचान है। मैं उनकी आवाज़ों से लेकर उनके पैरों के हर एक छोटे से लेकर बड़े तक हर एक निशान को बहुत अच्छे से जानता और पहचानता हूं। मैं अपनी 17 साल की उम्र में अपने 2 दोस्तों के साथ एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया था। ये जून का महीना चल रहा था। हम सब दोस्त उन दिनों खूब एंजॉय कर रहे थे। साथ में घूमना, टहलना, खाना पीना सब कुछ एक साथ होता था। पर इस घटना के बाद हम सबके रास्ते अलग अलग हो गए। उन दिनों हम सबके अंदर एक जुनून था। नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना और उसकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पे शेयर करने का मजा ही अलग था। हम वीरान और सुनसान जगहों पर घूमने के आदी थे। हम ऐसी जगह ढूंढते थे जहां पर कभी कोई इंसानी कदम न पड़ा हो। ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करने में हमें बहुत मजा आता था। जंगल में करीबन 3 मील के फासले पर एक लावारिस कान थी। हम लोग उसे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। एडन, जिसके घर पर हम सब ठहरे हुए थे, उसने अपने डैड से कहा कि हम लोग जंगल में घूमने के लिए जा रहे हैं। उसने अपने डैड से झूठ बोला, जबकि हम लोगों का इरादा कुछ और था। उसके डैड ने कहा, ठीक है जाओ, पर ज्यादा दूर मत जाना, इसलिए कि यहां कुछ दिनों पहले पहाड़ी शेरों के देखे जाने के बारे में लोग बातें कर रहे थे। पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो पेंसिल्वानिया में नहीं पाए जाते। पर मैंने इन जंगलों में कुछ विचित्र जानवर देखे हैं जिसको मैंने सिर्फ अपने ही तक सीमित रखा है। हम लोगों ने उसके डैड की बात सुनी और तैयार होकर अपने फोन और कुछ जरूरी सामान साथ लिए। हमने अपने साथ कुछ वेपन भी रख लिए थे। तेज धार चाकू हमारे पास कई थे। उनमें से कुछ लेकर हमने बैग पैक किया और हंसी मजाक करते हुए जंगल की तरफ निकल गए। क्लिंटन हमारे इस ग्रुप में सबसे छोटा था। वो मेरे साथ कुछ ज्यादा ही फ्री था। हम अपने निर्धारित रास्ते को तय करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ समय बाद हमने उस फासले को तय कर लिया और वो कान का दरवाजा हमारी आंखों के सामने था। हम सब उसके अंदर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। वहां और भी कुछ चीजें दिख रही थीं। हम उसके अंदर आ गए थे। ये कान बहुत बड़ी और पुरानी थी। वहां पर बहुत बड़ी बड़ी और लंबी सुरंगें थीं। हम लोग वहां पर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। फिर अचानक वहां का वातावरण बदल गया। बिल्कुल जंगल शांत लगने लगा, जैसे पूरे जंगल को सांप सूंघ गया हो।
कुछ अलग टाइप का डर हमारे अंदर फील होने लगा। मैं चारों तरफ देखने लगा कि आखिर किस चीज ने इस डर को हमारे अंदर पैदा किया है। सब शांत थे। फिर एडन ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए मुझसे कहा कि हम किस चीज को ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा शायद कुछ कोयले या कुछ और जिसे हम लोकल किसानों को बेच सकें। बेली कहने लगा कि कान बहुत शांत है, ऐसा लगता है कि ये एक हॉन्टेड कान है। एडन उस पर चीखने लगा, चुप रहो, डरावनी बातें यहां मत करो। हम कुछ देर वहां रुकने के बाद आगे बढ़ने लगे। सामने मैदान से गुजरते हुए जंगल के अंदर जा रहे थे। जैसे जैसे हम सब आगे बढ़ रहे थे, बुरी चीजों के बारे में दिमाग बहुत तेज चल रहा था। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था जैसे हम सबको कोई देख रहा है। हमारा जंगल के अंदर एक एक कदम हमारे डर के एहसास को और मजबूत करता जा रहा था। मुझे जब मेरी क्लास में भी कोई घूरता था तो मेरे अंदर एक ऐसी फीलिंग है कि मुझे फौरन एहसास हो जाता था कि कोई मुझे देख रहा है और मैं उसकी तरफ पलट कर देख लेता था। इस जगह पर मेरी फीलिंग कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही थी। मैंने जंगल के चारों तरफ अपनी निगाहें दौड़ाना शुरू कर दी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और पहाड़ और कुछ चिड़ियों की आवाज, कुछ शहद की मक्खियों के छत्ते, इसके अलावा और कुछ नहीं था। फिर हमने कुछ हड्डियां देखी। तकरीबन 60 गज दूर एक चट्टान के नीचे एक मुर्दा हिरन पड़ा था। उसकी हड्डियों पर अभी भी ताजा खून था। उसकी खोपड़ी से कुछ मांस लटक रहे थे। मैं इसके बारे में सोचने लगा कि इसको किसी रीछ ने अपने खाने के लिए मारा होगा। क्लिंटन ने मुझे घूरते हुए कहा कि क्या हुआ, क्या देख रहे हो? मैंने उसे जवाब नहीं दिया और उससे कहा चलो चलते हैं। अभी हमें कुछ और आगे जाना था। हम वहां तक पहुंचना चाहते थे जहां कोई ऐसी चीज मिले जिसे हम अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। हम आगे बढ़ रहे थे। जब हम एक पहाड़ी पर पहुंचे तो मैंने महसूस किया कि हवा भारी होने लगी है। फिर से वही बुरी चीजों का एहसास सताने लगा। वहां पहाड़ की चोटी के कुछ हिस्से समतल थे, पर छोटी छोटी चट्टानों और पेड़ पौधों से भरे हुए थे। वहां पर एक कटीले तारों से बंधा हुआ एक बाड़ा भी था। जब हम लोग उसके करीब पहुंचे तो मैंने कुछ अजीब देखा। कोई लाल चीज उस बाड़े से लटकी हुई थी। वो एक फटा हुआ कपड़ा था। उसको मैंने निकाल कर देखा तो उसमें मुझे हल्की खून की गंध आई। उसी के जस्ट नीचे एक पुराना चाकू भी पड़ा था। हमें उसे देखकर कुछ समझ में नहीं आया और हम आगे बढ़ते रहे। हम कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि हमें वातावरण ठंडा महसूस होने लगा। मैं इधर उधर फिर देखने लगा। कुछ बुरा फील हो रहा था। ऐसा लगने लगा कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। मेरे बाकी साथी मुझसे आगे चल रहे थे। मैं अपने पीछे एरिया को स्कैन करते हुए आगे बढ़ रहा था। मैंने अपनी घबराहट को किसी के सामने जाहिर नहीं होने दिया। फिर अचानक मेरी निगाह एक पेड़ पर पड़ी जो मुझसे 20-25 गज दूर था। फिर मैंने उसे देखा। पेड़ के पीछे एक बड़ा और लंबा हाथ उस पेड़ के पीछे दिख रहा था। उसके पंजे साफ दिखाई दे रहे थे। बहुत मुश्किल से उसका आधा सर मैं देख पाया था। मैंने अपने दोस्तों की तरफ देखा तो वो मुझसे आगे चल रहे थे। फिर पीछे मुड़ा तो वो चीज गायब हो चुकी थी। मैं भागकर दोस्तों के साथ मिल गया। मैंने उनसे नहीं बताया कि कहीं वो मेरा मजाक न उड़ाए। हम आगे चलते हुए उस जगह पहुंच गए थे जहां हम आना चाहते थे। ये जगह 50 साल बाद एक चरागाह के अलावा और कुछ नहीं थी। कुछ इधर उधर स्क्वायर कट पत्थर रखे हुए थे जिनको बहुत अच्छे से रखा गया था। हम जो सोच कर आए थे यहां सब कुछ उसके विपरीत था। फिर एडन के दिमाग में कुछ वहां के फोटो क्लिक करने का ख्याल आया और वो कुछ तस्वीरें खींचने लगा। हम लोग फोटो खींच ही रहे थे कि अचानक एडन के डैड की आवाज हमारे कानों से टकराई। हम आवाज की तरफ पलटे पर एडन के डैड का कोई अता पता नहीं था। यह आवाज हल्की धीमी और कुछ अलग थी। मैंने एडन और क्लिंटन से कहा, अब हमें यहां से चलना चाहिए। एडन अपने डैड को बुला रहा था पर उसके डैड की आवाज फिर नहीं आई।
हम वहां से चलते हुए कटीले तारों को क्रॉस करके जैसे ही खड़े हुए, मुझे कुछ महसूस हुआ। एकदम से जंगल शांत हो गया। हल्की किसी के चलने की आवाज मेरे लेफ्ट साइड से आने लगी। हम सब उधर मुड़े ही थे कि उसे देखकर हमारा वजूद कांप गया। करीबन 30 मीटर की दूरी पर एक 9 से 10 फीट का इंसान जानवर जैसा वहां खड़ा था। जानवर नहीं, बल्कि ये इंसानों की तरह 2 टांग पर खड़ा था। उसके पतले और सुरमई हाथ उसके घुटनों पर खत्म हो रहे थे और उसके पंजे उसके हाथों की तरह बड़े थे। यह हल्का झुका हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी कोहनियों को घुटनों पर रखे हुए है। अपनी पीली आंखों से हमें घूर रहा था। उसके दांत कुछ पीले और काले खौफनाक लग रहे थे। उसके ऊपर के हिस्से में कुछ खून जमे हुए लग रहे थे। हम सब वहां जैसे जम गए हों और उसे देखते जा रहे थे। वो धीरे धीरे हमारी तरफ हरकत करने लगा और फिर मेरे मुंह से आवाज निकली कि भागो यहां से, और हम पूरी ताकत से भागने लगे। जंगल के राइट हिस्से की तरफ भाग रहे थे, इसलिए कि इस साइड में कुछ दूरी के बाद फार्म का हिस्सा शुरू हो जाता है। हम पूरी ताकत से भागते हुए आगे बढ़ रहे थे और वो अजीब आवाजें निकालता हुआ हमारे पीछे पड़ा था। हमने अब उस ऊंची जगह से छलांग लगा दी। हम लुढ़कते हुए गिरते पड़ते उस जगह से नीचे आ गए। हमें कुछ चोटें भी लगी। मैं एक मुर्दा जानवर के पास गिरा था। उसकी बदबू से दिमाग फट रहा था। जब हम फार्म के हिस्से के करीब पहुंच गए, अब हमने चैन की सांस ली। वो ऊपर ही रह गया था, पर अब भी उसके चीखने की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी हार पर बहुत गुस्सा हो और चीख और चिल्ला रहा हो। वो अब भी वहीं पर था, पर हमसे दूर पेड़ों के पीछे से हमें घूर रहा था। उसकी हल्की झलक दिख रही थी। इस बार उसने मेरे नाम से मुझे बुलाया था। उसकी आवाज एक शैतानी आवाज थी, कड़क और डरावनी। मैंने अपनी छाती ठोककर उसे एक भद्दी गाली दी और उसे बुरा भला कहते हुए वहां से भाग निकले। एडन मुझसे कहने लगा कि हमें उसकी एक फोटो क्लिक करना था, पर हम इतना डर गए थे कि भागने की सिवा कोई और चीज हमें याद ही नहीं थी। हम वापस एडन के घर आ चुके थे। उसके डैड को कुछ भी पता नहीं था। नॉर्मली हमने उनको जंगल की कुछ बातें बताई और उस शैतान के बारे में किसी ने भी उसके डैड को कुछ नहीं बताया। हम रूम में आकर उसके बारे में बातें करने लगे। मेरे दोस्तों का कहना था कि वो एक रीछ था, पर मैंने उनसे कहा कि अगर वो रीछ था तो वो हमसे बातें कैसे कर रहा था। जब हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया तो हमने एडन के डैड को जंगल के उस शैतान के बारे में बता दिया। उस दिन एडन को बहुत डांट पड़ी थी। हम लोग उसी दिन अपने घर वापस आ गए और फिर इसके बारे में किसी ने कोई बात नहीं की। व्यूअर्स, हमारी दूसरी कहानी बिगफुट के बारे में है। ये 10 से 12 फीट तक लंबा होता है। ये भी अमेरिका और कनाडा के जंगलों में ज्यादा पाया जाता है। इसकी देखे जाने की घटनाएं बहुत ज्यादा हैं। उन्हीं घटनाओं में से एक मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। साल 2008 के गर्मियों का मौसम चल रहा था। जुलाई का महीना था। मेरा बॉयफ्रेंड बेन मुझे शॉटगन चलाना सिखाने वाला था, तो उसने एक खाली जगह हमें ले जाने का प्लान बनाया। उसने अपने दोस्त कार्टर को भी बुला लिया था और हम तीनों एक साथ मिनी ट्रक लेकर लॉन्ग रूट पर निकल गए। उस हाईवे पर सिर्फ लंबे टूर की गाड़ियां चलती हैं। इस हाईवे पे मीलों दूर तक घना जंगल है। हम सब अपनी धुन में मस्त आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद हमने गाड़ी जंगल के अंदर की तरफ मोड़ दी और कुछ अंदर जाकर एक कुछ साफ जगह पर हम उतरे और वहां कुछ देर घूमने फिरने के बाद मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे शॉटगन चलाना सिखाया। जंगल में गोलियों की आवाज काफी दूर तक जा रही थी। हमने वहां कई घंटे बिताए और उसके बाद वापसी का इरादा कर लिया और हम सब जंगल से बाहर वापस घर आने के लिए तैयार हो गए थे।
पर कुछ देर चलने के बाद हम रास्ता भटक गए। हाईवे पर जाने के लिए बहुत से रास्ते थे, पर हमें उतनी जानकारी नहीं थी। हम तीनों एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर हाईवे के डायरेक्शन को देखने लगे और हाईवे पहाड़ी से साफ दिखाई दे रहा था। देखने के बाद हम अपना ट्रक लेकर हाईवे की तरफ आने लगे। शाम हो चुकी थी और हम धीरे धीरे हाईवे पे आ गए थे और वापस अपने घर की तरफ चल रहे थे। करीबन 8 मील चलने के बाद हाईवे एक ऐसी जगह से टर्न हुआ था जिसके लेफ्ट साइड पर ऊंचा एक पहाड़ था। नीचे से लेकर ऊपर तक खूब लंबे और घने पेड़ों से भरा हुआ था। बेन गाड़ी चला रहा था, मैं बीच में बैठी थी और फिर उसके बाद बेन का दोस्त कार्टर था। जब हमारा ट्रक उस टर्न से गुजरा तो मुझे 2 बड़ी और चमकती हुई आंखें दिखाई दी। तो मैंने हड़बड़ाकर बेन को इशारा किया कि वो क्या चीज है। अचानक बेन ने ट्रक को रोक दिया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। बेन और कार्टर दोनों ट्रक से उतर गए। मैं ट्रक ही में थी, वो चीज हमसे काफी दूर थी। मैंने इन दोनों के साथ बहुत हंटिंग की है। मुझे भी जानवरों की साइज और उनके रिएक्शन के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है, बट इस समय मैं डरी हुई जम गई थी। 5 मिनट का समय वहां गुजरा था। मैं एक ग्रीनिश और चमकती हुई बड़ी आंख देख रही थी जो मैंने अपनी लाइफ में शायद कभी देखी थी। मुझे ऐसा फील हुआ कि समय थम सा गया हो। मेरा बॉयफ्रेंड इतना डर गया था कि अपनी गन में बुलेट भी नहीं डाल पा रहा था। उसके हाथ बहुत तेज कांप रहे थे, वो गन सही पकड़ भी नहीं पा रहा था। अचानक बेन गेट की तरफ से आया और मुझे आवाज दी। मैं चीखने और चिल्लाने लगी। अचानक से आने वाली आवाज के लिए मैं तैयार नहीं थी। मैं डर गई। आंखों के अलावा जो हमने देखा वो उसका बड़ा और स्ट्रांग हाथ था जो किसी मॉन्स्टर का था। मैं चीखने और चिल्लाने लगी और रो रही थी। अब वो ऊपर की तरफ जा रहा था। बेन और कार्टर जल्दी से ट्रक के अंदर आ गए। बेन किसी गहरी सोच में गुम था। टकर का भी यही हाल था। मेरी नाक से खून बह रहा था। कई सालों में पहली बार मेरी नाक से खून निकल रहा था। शायद ये बेपनाह डर की वजह से था। उस चीज ने काफी देर तक हरकत नहीं की थी और हम सब उसी के बारे में सोचते हुए जा रहे थे। कोई भी उसके बारे में बात नहीं कर रहा था। सब के सब खामोश थे। हम सब बस जल्दी से उस हाईवे के जंगली एरिया से निकल जाना चाहते थे। कार्टर कुछ देर बाद कहने लगा कि उसकी आंखें बहुत बड़ी थीं। वो बहुत बड़ा था। हम सब घर पहुंच गए और उस रात बड़ी बेचैनी की हालत में गुजरी। दूसरी सुबह बेन मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि मैं जब सुबह में उठा हूं तो मेरी भी नाक से खून निकल रहा था। शायद डर की वजह से उसके सर ही में खून जम गया था, पर निकल नहीं पाया था। हम दोनों रात के उस क्रीचर के बारे में ढेर सारी बातें कर रहे थे। मुझे बेन पर हैरत हुई। वो ऐसा था कि कभी भी किसी भी चीज को सीरियस नहीं लेता था, पर आज वो बहुत सीरियस था और बार बार उसी की बातों को छेड़ रहा था। मैं भी आसानी से डरने वाली लड़की नहीं हूं। न मैं कभी चीखती हूं न चिल्लाती हूं। मैं जंगलों में कैंपिंग करते हुए बड़ी हुई हूं। मैंने बहुत से जानवर देखे हैं, पर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा चौंका देने वाला अजीब और खौफनाक चीज का तजुर्बा नहीं किया था। यह हमारे साथ कुछ दिन पहले ही हुआ है और मैं जब भी बिस्तर पर जाती हूं तो ना चाहते हुए भी उसका ख्याल आ ही जाता है। यह घटना वाशिंगटन के ग्रेस हार्बर काउंटी के साहिली इलाके में घटी एक सच्ची घटना है। साल 2015 के जनवरी के महीने में एक औरत और उसके बॉयफ्रेंड ने यह घटना अपनी आंखों से देखी। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि करीबन 8 बजे रात को मैं अपने गैराज में काम कर रहा था। मेरे कानों में कुछ ऐसी आवाजें आईं कि मेरा ध्यान न चाहते हुए भी उसकी तरफ चला गया। ऐसा लगा कि जैसे कोई भारी चीज हरकत कर रही हो और गैराज के दरवाजे को रगड़ रही हो। मैं जल्दी से भाग कर ऊपर आया और इस आवाज के सोर्स को जानना चाहता था, पर नीचे मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। उसी रात को करीबन 3:30 बजे मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे कहने लगी
तुमने जो स्टोरेज बॉक्स अपने पिकअप ट्रक पर रखा है उससे ऐसा लग रहा है कि कोई खोल रहा है और उसे इधर उधर कर रहा है। मैं उठा और उसे देखने के लिए चला गया। वहां मुझे उस ट्रक के पास कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन अपने घर के सामने करीबन 30 से 35 मीटर की दूरी पर कुछ चमकती हुई आंखें दिखाई दी। उनमें से कुछ आंखें नीचे थी और 2 आंखें कुछ ऊपर की तरफ थी। कुछ 6 फीट ऊपर और कुछ 8 या 9 फीट ऊपर चमक रही थी। वो पास के मोटे पेड़ के पास थे। मैं बहुत देर तक उनको देखता रहा, फिर वो आंखें गायब हो गईं। दूसरे दिन सुबह में मैं और मेरी गर्लफ्रेंड उस जगह गए जहां मैंने रात को उन सबको देखा था। जब हम वहां पहुंचे तो हमें कुछ बड़े पैरों के निशान मिले, जो नंगे पैरों के निशान थे, और वो कुछ दूर जाकर गायब हो गए। कुछ दिन बाद मेरे एक पड़ोसी ने भी इस चीज को नोटिस किया। उसको ऐसा लगता था कि बिगफुट उसकी प्रॉपर्टी से गुजरता रहता है। उसने एक जंगली जानवरों के जानकार जिसका नाम स्कॉट था उसको बुलाया ताकि वो उन्हें बता सके कि वो चीज क्या है जो इनकी प्रॉपर्टी में अक्सर देखी जाती है। जनवरी का 3rd वीकेंड में स्कॉट उनके घर आया। उस वक्त उस लेडी का बॉयफ्रेंड भी वहीं पर था। वो लोग स्कॉट को अपनी प्रॉपर्टी दिखाने के लिए ले गए, जहां पर इस क्रिएचर के देखे जाने की आशंका थी। स्कॉट ने पूरी प्रॉपर्टी को अच्छे से चेक किया, पर उसे किसी भी प्रकार का कोई भी सबूत नहीं मिला। हम अपनी प्रॉपर्टी की निगरानी करने लग गए थे। 3 फरवरी को हमने कुछ स्टैंड देखा। 3 क्रिएचर हमारी प्रॉपर्टी में थे। वो इधर उधर घूम रहे थे। एक बिल्कुल हमारे घर के पास ही था और 2 हमारे घर से थोड़ा दूर साउथ साइड पे पेड़ों के पास थे, जो स्ट्रीट लाइट से थोड़ा दूर था, पर उनकी परछाई बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। हमने उन्हें कई घंटों तक देखा। उनकी लाइटिंग करती हुई आंखें डरावनी लग रही थीं। हमने 2 पीनट बटर के जार घर के पास रखे थे। उनमें से एक गायब था और दूसरा बिल्कुल साफ था। वहां एक कूड़ेदान भी था जिसमें हम लोग अपने खाने फेंकते थे, पर वो भी गायब था। कुछ बड़े पत्थर हमारी प्रॉपर्टीज में लाए गए थे, जो पहले कहीं और थे। उनके हटाने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। हम लोग बराबर अब अपनी प्रॉपर्टीज पर नजर रखने लग गए थे और सारे सामानों को सुरक्षित सेफ जगहों पर रखने लगे। एक रात फिर मैंने अपनी प्रॉपर्टी में कुछ हलचल सुनी। मैं उठकर उसे देखने के लिए आई। रोड की दूसरी तरफ एक बहुत भयानक क्रीचर था जो बिल्कुल शांत खड़ा था। मैं भागकर जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड को जगाने के लिए गई। जब हम दोनों उसे देखने के लिए बाहर आए तब तक वो जा चुका था। हम कुछ देर तक उधर ही देखते रहे, पर दोबारा वो हमें नहीं दिखाई दिया। वो जंगलों की तरफ चला गया था। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की कहानियां और मैं आशा करता हूं कि आपको ये कहानियां पसंद आए। धन्यवाद। व्यूअर्स, आज की हमारी कहानी विंडिगो पर आधारित है। जो लोग विंडिगो के बारे में नहीं जानते उनको मैं बताता चलूं कि विंडिगो एक ऐसा क्रिएचर है जो आधा इंसान और आधा जानवर जैसा होता है। इसके सर पर हिरन जैसे 2 सींग होते हैं और इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक भूखी स्प्रिट होती है जो इंसानों और जानवरों का शिकार कर लेती है। पहले ये इंसान हुआ करते थे, बाद में किसी साधना के द्वारा ये इंसान और क्रिएचर के बीच फंसकर रह गए। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की कहानी की तरफ। मेरा नाम जेम्स है। मैं यूनाइटेड स्टेट के वर्जीनिया में रहता हूं। मैं नेशनल फॉरेस्ट में एक फॉरेस्ट रेंजर रह चुका हूं। इस वक्त मेरी एज 56 है। मैं जो स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, यह घटना मेरे और मेरे पार्टनर ब्रायन के साथ 1984 में घटी थी। उन दिनों बहुत से लोग हाइकिंग और कैंपिंग के लिए फॉरेस्ट में आते थे। हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस आते थे जिसमें लोग जंगल में अक्सर खो जाया करते थे और कई दिनों बाद उनकी बॉडी बुरी हालत में मिलती थी। और बहुत से केसेस ऐसे भी आते थे जिनमें हम लोगों को ढूंढ लिया करते थे और उनके गार्जियंस को सौंप देते थे। और कई केस ऐसे हुए हैं जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता था। ऐसे ही एक केस आया जिसमें 2 लोग हमारे पास आए
वो बहुत डरे हुए थे। उनकी हालत से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत परेशान हैं। उन्होंने अपने एक दोस्त के गुम होने की रिपोर्ट लिखाई और वो कहने लगे कि हम आज ही यहां पर कैंपिंग के लिए आए थे। हम सब ने अपने कैंप के बाहर कुछ देर समय बिताया। फिर हम अपने कैंप में सोने के लिए चले गए। करीबन 1 या 1.5 घंटा गुजरने के बाद पीटर ने मुझे जगाया। मैं गहरी नींद में था। मैंने अपनी आंखें नींद की हालत में खोल के पीटर को देखा। वो मुझसे कह रहा था कि ग्रेस मुझे बाहर से आवाज दे रही है। ग्रेस उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था। मैंने उससे कहा कि जाओ ग्रेस से मिलकर आओ, और मैं फिर सो गया। मैं उस वक्त नींद में था, इसलिए मुझे समझ में नहीं आया कि इतनी रात को ग्रेस यहां कैसे पहुंची। कुछ देर बाद मेरी आंख खुली। मैंने पीटर को वहां नहीं पाया। मैंने रायन को जगाया और उससे कहा कि पीटर यहां नहीं है। हम सोचने लगे कि वो कहां जा सकता है। हम दोनों कैंप से बाहर आ गए। मैंने रायन से बताया कि उसने कहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड यहां आई थी, उसे आवाज दे रही थी। रायन भी सोचने लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड यहां कैसे आ सकती है। वो कई दिनों से बीमार थी। क्योंकि ग्रेस रायन के पड़ोस में ही रहता था, इसलिए रायन को सब पता था। हम दोनों डर गए। इतनी रात में पीटर को कौन अपने साथ ले जा सकता है। हमने उसे बहुत ढूंढा पर वो हमें नहीं मिला। ये सारी बातें सुनकर मैंने और ब्रायन ने अपनी गन और बाकी सामान साथ लिया और उसी वक्त उसको ढूंढने का फैसला किया। हम उस जगह पहुंच गए जहां से पीटर गुम हुआ था। उनके कैंप वहां लगे हुए थे। हमने अपनी तहकीक शुरू कर दी थी। जंगल खामोश था। कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी। पूरे जंगल में ऐसा लग रहा था कि सन्नाटा छाया हुआ हो। हम उसे ढूंढते हुए जंगल के काफी अंदर आ चुके थे, पर उसका कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। हमने करीबन 3 या 4 घंटे उसको तलाश किया। अब हम थक चुके थे और उसे सुबह में ढूंढने के बारे में सोच रहे थे। पर फिर हमारी टॉर्च की रोशनी जंगल के राइट हिस्से में कुछ ऐसी चीजों पर पड़ी जो हमारे लिए बेहद स्ट्रेंज थी। हम जैसे जैसे उसके करीब हो रहे थे, हमें सड़े हुए मांस की बदबू बहुत तेज आ रही थी। जब हम वहां पहुंचे तो वहां हर जगह खून बिखरा हुआ था। पहले तो हमें यह लगा कि ये भेड़ियों का काम है। कुछ लोमड़ियों के और कुछ जंगली जानवरों के हिस्से इधर उधर फेंके हुए थे। फिर हमने सोचा कि अगर भेड़िया या किसी और जानवर का काम होता तो वो इन्हें खा जाते। पर उनके बिखरे हुए हिस्सों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये भेड़ियों या भालुओं का काम है। अगर किसी ने इनको अपने खाने के लिए शिकार किया होता तो वो इन्हें खा चुके होते। पर ऐसा लग रहा था कि किसी ने अपने मनोरंजन के लिए इन्हें मारा हो। हम यही सोच ही रहे थे कि हमें कुछ हल्के खून के निशान जंगल के पिछले हिस्से की तरफ जाते हुए मिले। ब्रायन उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगा, पर मुझे अब डर महसूस होने लगा था। मैंने ब्रायन से कहा कि हम वापस चलते हैं और कल सुबह में उसको ढूंढेंगे। पर ब्रायन एक सरफिरा था। उसके अंदर अपनी सर्विस के प्रति एक जुनून था। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक बहादुर ऑफिसर था, इसलिए कि उसने बहुत से जंगल के केसेस सॉल्व किए थे। उसने कहा कि रुको, इस निशान का पीछा करते हैं, हो सकता है कि हमें कुछ सुराग मिल जाए। हमने उस निशान को ट्रैक करना शुरू किया। वो खून बहुत दूर तक खिंचा हुआ था, जैसे किसी चीज को घसीटा गया था। हम उसको ट्रैक करते करते काफी आगे आ चुके थे। फिर अचानक जो जंगल शांत था वहां हलचल शुरू हो गई। कुछ आवाजें हमने अपनी तरफ आते हुए सुनाई दी। हम पेड़ों के पीछे होकर देखने लगे कि वो कुछ हिरणों का झुंड था जो बस भाग रहा था। कुछ देर में और भी जानवरों का झुंड हमारे पास से ही भागते हुए गुजरा। बस सब भाग रहे थे। मैंने उस रात पक्षियों को भी इधर उधर उड़ते हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि वो यहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लगा कोई बड़ा जंगली जानवर इनका पीछा कर रहा है। इसी चक्कर में हमने एक भालू भी मार दिया था। हमें यह लगा कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं शायद ये वही हो, पर हम गलत थे।
अब भी ऐसा लग रहा था कि पेड़ के टूटने की आवाजें आ रही हों। आवाज लगातार आ रही थी। जानवर भाग रहे थे। हम उस खून के निशान को ट्रैक करते करते एक खुली हुई जगह पहुंच गए थे। वो निशान एक जगह खत्म हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वो निशान हमें यहां तक लाने के लिए किसी ने जाल बिछाया हो। हम ऊपर की तरफ आगे बढ़ने लगे। अब करीबन 50 मीटर की दूरी पर हमने एक शैडो देखा जो एक शव पर झुका हुआ था। हम दबे पांव उसकी तरफ बढ़ने लगे। जब हम धीरे धीरे उसके करीब पहुंचे तो हमने जो वहां देखा वो हमारे होश उड़ाने के लिए काफी था। वो कोई जंगली जानवर नहीं लग रहा था। वो कुछ अलग था। वो शव के मांस को फाड़ रहा था। हल्की चांदनी रात में उसकी पीली आंखें चमक रही थीं। यह हल्का सफेद दिख रहा था। इंसान की तरह दिख रहा था, पर वो इंसान नहीं था। उसके हाथ पैर इंसानों की तरह थे, पर कुछ अजीब थे। उसके पंजे बहुत बड़े थे। उसका सूखा हुआ चेहरा उसके सींगों के साथ भयानक लग रहा था। वो मांस नोच रहा था, पर हमारी हल्की पैरों की आवाज से वो हमारी तरफ मुड़ गया था। मैंने उसको गोली मारना चाहा, पर ऐसा लग रहा था मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर चुके हों। ब्रायन ने एक गाली देकर उसकी तरफ गोली चला दी, पर मुझे लगता है कि उसकी शॉट चूक गई थी। वो गुर्राने लगा और तेजी से हमारी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन इस बार ब्रायन की गोली ठीक उसके सर पर लगी थी। वो एक चीख मारकर ऊपर की तरफ भागने लगा। हमने और भी गोलियां चलाई, पर शायद उसे नहीं लगी होगी। मैं बहुत डर गया था। हमने उस शव की तरफ ध्यान दिया। वो एक इंसानी शव था। हमें समझने में देर नहीं लगी कि हो सकता है ये वही व्यक्ति हो जिसकी मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई गई थी। हम उसे उठाकर अपने साथ लाने ही वाले थे कि पीछे से फिर गुर्राने की आवाज हमारी तरफ बढ़ने लगी। हम शव को वहीं छोड़कर भागने लगे। ब्रायन और मैंने एक दो फायर भी पीछे की तरफ किए, पर वो लगातार हमारी तरफ बढ़ रहा था। हमें अपनी मौत निश्चित लग रही थी, पर हमने हिम्मत नहीं हारी और फायर करते हुए भाग रहे थे। कुछ देर हम भागते रहे, पर अब पीछे से वो आवाज दूर हो रही थी, जैसे कोई गुस्से में गुर्रा रहा। हम भागते हुए जंगल से बाहर आ चुके थे। मैंने आज तक किसी ऐसी चीज को नहीं देखा था जो इंसानों की तरह दिखती हो, पर वो इंसान न हो। मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। मेरे पैर अब भी कांप रहे थे। मैंने अपनी उखड़ी हुई आवाज में ब्रायन से पूछा कि आखिर वो चीज थी क्या। ब्रायन मुझसे कहता है कि शायद वो एक विंडिगो था, इसलिए कि मैंने विंडिगो के बारे में पढ़ा है और आज मैंने देख भी लिया। मैंने आज तक किसी विंडिगो को नहीं देखा था। अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा एडवेंचर फेस किया था। हम अपने स्थान पर वापस आ गए थे और उन लोगों से कहा कि हम उसे सुबह ढूंढेंगे। हमने उन्हें कुछ नहीं बताया था कि हमने उसके साथी को ढूंढ लिया था और वो हमें मरा हुआ मिला था। उसको किसी जानवर ने नहीं, बल्कि उसे एक विंडिगो ने मारा था। सुबह सुबह हमने कुछ और अपने साथियों को बुलाकर हम उस जगह पर गए, पर उसकी बॉडी वहां से कुछ दूर और बुरी हालत में मिली। उसके मांस खत्म हो चुके थे। चेहरे पर स्क्रैचेस के गहरे निशान थे। खून जमे हुए थे। हमने उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि ये जंगली जानवरों का काम था। कुछ दिन बाद ब्रायन की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मैंने भी इस सर्विस को छोड़ दिया। आज मेरी एज 56 है, पर आज तक मैंने फिर कभी ऐसी घटना नहीं सुनी। मेरा नाम हेनरी है। मैं साउथ कैरोलिना में रहता हूं। मैं 23 साल का हूं। मैं अपने दोस्तों के साथ अक्सर कैंपिंग और हाइकिंग के लिए जंगलों में जाया करता था। बार बार हमें अपने हाइकिंग और कैंपिंग के सामान अपने साथ न ले जाना पड़े, इसलिए हमने जंगल में एक ऐसी जगह बनाई थी जो सीक्रेट थी। हम अपना सारा सामान वहीं रखते थे।
और जब भी हाइकिंग या कैंपिंग करने का मूड होता था तो हम दोस्तों के साथ वहीं से अपना सामान लेकर हाइकिंग पे चले जाते थे। ऐसे ही एक बार हमने कैंपिंग का प्लान बनाया और खाने पीने का सामान साथ लिया। हम सब तैयार होके अपना ट्रक लेकर जंगल की तरफ निकल गए। रात हो चुकी थी। हम रात के 7:30 बजे जंगल में पहुंच चुके थे। जब अपना सामान लेने के लिए हम अपनी उस सीक्रेट जगह पर पहुंचे तो वो देखकर हम बहुत मायूस हो गए थे। वहां सारा सामान बिखरा पड़ा था। सारे टेंट फटे हुए थे। कोई भी चीज अपनी असली हालत पर नहीं थी। सब कुछ बेकार हो चुका था। हमें लगा कि शायद कैंपर्स यहां आए हों और हमारे इक्विपमेंट की ये हालत की हो। मैं बहुत गुस्से में था और कैंपर्स को बुरा भला कहने लगा। अगर सारा सामान चोरी हो जाता तो मुझे इतना गुस्सा नहीं आता, पर किसी ने इन सबको बेकार कर दिया था। मैंने अपने दोस्तों से वापस चलने के लिए कहा ताकि सारा सामान फिर से लाया जाए, पर मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि जब हम यहां आ ही चुके हैं तो अब ऐसे ही रात यहीं बिताएंगे। सब ने इसी बात पर एग्री कर लिया। अब हमने आग जलाई और उसी के पास बैठकर खाने पीने लगे। खाने पीने के बाद हमने उसी आग के पास खूब मस्ती मजाक किया। रात के 2:30 बज गए थे। मजाक मस्ती में टाइम का पता ही नहीं चला। अब कुछ लोगों को नींद आने लगी थी तो हम सब अपनी ट्रक पर आ गए और सोने की तैयारी करने लगे। थोड़ी ही देर में मेरे सारे दोस्त गहरी नींद में चले गए, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं ऐसे ही कुछ सोच रहा था कि अचानक मेरे कानों में कुछ टूटने की आवाज आई। वो आवाज उधर से आ रही थी जहां हमने अपने सामान रखे थे। हल्की रोशनी में मुझे वो साफ नहीं दिख रहा था। मैंने अपने ट्रक की लाइट जला दी। वो जगह मेरे ट्रक के बिल्कुल सामने थी। जब मैंने लाइट जलाई तो उसे देखकर मैं डर गया। लाइट की वजह से वो ट्रक की तरफ देखने लगा। वो 10 से 12 फीट ऊंचा एक इंसानों जैसा दिखने वाला क्रिएचर था। उसकी पीली आंखें लाइट में चमक रही थीं। वो अपनी पतली टांगों पर खड़ा हमारी तरफ देख रहा था। उसके सीनों के मांस उसकी छातियों से चिपके हुए थे। वो लगातार ट्रक की तरफ घूर रहा था। फिर वो ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। मैंने अपने दोस्तों को जगाना चाहा, पर वो गहरी नींद में थे। मैं ट्रक की ड्राइविंग सीट पर आके ट्रक स्टार्ट करने लगा, पर मेरा ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। मेरी सांसें तेज चलने लगी। मेरे हाथ कांप रहे थे। वो हमारे ट्रक के करीब पहुंच चुका था और ट्रक को हिलाने लगा। ट्रक के हिलने से मेरे दोस्त जग गए थे। मैंने बहुत ट्राई किया पर ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था, पर फाइनली ट्रक स्टार्ट हो गया। मैंने ट्रक रिवर्स किया तो वो मेरी ट्रक से टकरा गया। शायद उसको चोट भी लगी हो। अचानक फिर कोई मेरी ट्रक के छत पर कूदा। ऐसा लगा कि बहुत भारी चीज ट्रक पर गिरी हो और मैंने फुल स्पीड में ट्रक भगाना शुरू कर दिया। मैंने साइड मिरर से उससे अपना पीछा करते हुए देखा। वो लगातार हमारा पीछा कर रहा था। मेरी नजरें बार बार साइड मिरर पर पड़ रही थी, पर वो अब भी पीछे था। मेरे सारे दोस्तों की नींद उड़ चुकी थी। सब डरे हुए थे। मेरी ट्रक फुल स्पीड में थी और वो क्रिएचर हमारे पीछे था। उसने हमारा जंगल के बाहर तक पीछा किया। जब हम आबादी के करीब पहुंचने वाले थे तो उसने हमारा पीछा छोड़ दिया था। मैंने ये सारी बातें अपने ग्रैंडफादर से बताई तो उन्होंने कहा कि वो एक वेंडिगो रहा होगा। तुम लोग लकी थे जो तुम बच गए। जब मैंने इसके बारे में इंटरनेट पर सर्च किया तो जो निशानियां एक वेंडिगो के बारे में इंटरनेट पर बताई गई थीं, वो सब कुछ उस क्रिएचर में पाई जाती थी। उस दिन के बाद मैं कैंपिंग सेफ एरिया में करने लगा। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी कहानियां और मैं आशा करता हूं कि ये कहानियां आपको पसंद आए। धन्यवाद। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप?
हिंदी नाइट वॉकर पे आप सभी का स्वागत है। व्यूअर्स, आज की हमारी कहानियां नरभक्षी शैतान वेंडिगो पर आधारित है। वेंडिगो की कहानियां ज्यादा लोगों को सुनना पसंद है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वेंडिगो की कुछ डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी कहानियों की तरफ चलते हैं। हमारी पहली कहानी एक आयरिश प्लेयर की है। तो चलिए आगे की कहानी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मैं आयरलैंड में एयरसॉफ्ट खेलता हूं। मेरी टीम में ज्यादातर रशियन हैं और मैं अकेला एक आयरिश प्लेयर हूं। हम सब पूरे दिन खेल में थे। उसके बाद हम एक बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे जो जंगली एरिया में पड़ती थी। दोपहर में काफी गर्मी थी। जब हम लोग शाम के समय वापस बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे तो अचानक मेरी राइफल मुझे काफी ठंडी महसूस हुई। मैंने अपने दोस्तों से कहा, लेकिन वो दूसरों से बात करने में काफी बिजी थे। उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं चल ही रहा था कि मुझे कुछ दूरी पर कोई चीज हरकत करती हुई दिखाई दी। मेरे एक दोस्त के पास टॉर्च थी। मैंने उससे उस तरफ टॉर्च जलाकर देखने के लिए कहा। उसने टॉर्च जलाकर इधर उधर चेक किया। वो मेरा मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि यहां कोई नहीं है, तुम यूं ही डर रहे हो। वैसे भी कुछ घंटे गुजर चुके थे। अब मैं अपने ग्रुप से अलग हो चुका था, इसलिए कि वो बिल्डिंग आ चुकी थी और मैं उनसे अलग होकर जिस काम के लिए आया था उसमें बिजी हो गया। ये इमारत काफी शांत थी। कुछ देर बाद मेरे दोस्तों ने मुझसे वापस कैंप में चलने के लिए कहा, लेकिन मैं वहां कुछ देर और ठहरना चाहता था। कुछ देर बाद मुझे फिर से ठंडापन महसूस हुआ, यहां तक कि मुझे इस बार काफी थका हुआ और बीमार होने का एहसास हुआ। मैंने अपने आप को झिझोड़कर अपने उस बुरे एहसास को दूर करने की कोशिश की, पर न जाने क्यों ये एहसास मेरी लाइफ का सबसे डरावना एहसास था। मैंने इधर उधर देखने की कोशिश की, वहां किसी और के होने की स्ट्रांग फीलिंग आ रही थी। मैंने अपनी राइफल को मजबूती से संभाल लिया था। अभी मैं चारों तरफ देख ही रहा था कि मेरे चारों तरफ से फुट स्टेप की आवाजें आने लगी, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। मैं चीखने लगा कि कौन है यहां। मैं अब खेल से बाहर हूं, लेकिन वापस पलटकर कोई आवाज नहीं आई। मैं कमरे से होते हुए एक दालान की तरफ नीचे आ गया। मैंने मोबाइल की लाइट को ऑन कर दिया था। रात के करीबन 3 बज चुके थे। जब मैं वहां से गुजरा तो पास वाले कमरे से आवाज आने लगी। मैं अपनी राइफल और टॉर्च लेकर उधर उस कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलकर देखा तो उसमें कुछ नहीं था। पीछे की तरफ से किसी के सांस लेने की आवाज आई। जब मैं पीछे मुड़ा और रोशनी को उस डायरेक्शन में किया, उसे देखकर मैं काफी डर गया। पीछे जहां तक लाइट जा रही थी वो पूरा एरिया लाइट की वजह से साफ दिख रहा था, सिर्फ एक जगह को छोड़कर। वो किसी का साया था, लेकिन वहां कोई दिख नहीं रहा था। कुछ तो था जिसका साया मेरी लाइट ने दिखाया था। वो मेरे सामने नहीं था, पर दीवार के अपोजिट साइड में कोई तो था जिसका साया एक लंबे चौड़ी बॉडी को दर्शा रहा था। उसके पैर काफी हद तक लंबे थे, जो झुके हुए लग रहे थे। उसका पूरा हैकल एक देव हैकल था। वो साया काफी तेजी से वहां से गायब हो गया। मैं उसे खो बैठा। उसे देखने के बाद मेरी हड्डियां दर्द करने लगी। मेरा मुंह सूख चुका था और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मैं बता नहीं सकता। मैं अपनी राइफल को चारों तरफ एडजस्ट करता हुआ आगे बढ़ा। मैंने फिर से उस साए को पकड़ लिया। वो अब दालान में दिखाई दिया। मैंने राइफल को उसकी तरफ तान लिया था। मुझे मेरी बॉडी कांपती हुई महसूस हो रही थी। आंखें फटी हुई उसकी तरफ जमी हुई थी। फिर अपने डर को दूर करने के लिए मैं उस पर पूरी ताकत से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? वो कोई जवाब दिए बगैर वहां से भागा और हॉल के रास्ते से नीचे की तरफ चला गया। मैं भी उसके पीछे भागा। नहीं मालूम मेरे अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई कि मैं एक अनजान ताकत का पीछा कर रहा था। उसका पीछा करते हुए हॉल के रास्ते से मैं भी नीचे आ गया। वो भागते भागते रुक गया और दालान के बीचों बीच खड़ा हो गया। दालान में हल्की रोशनी तो थी, लेकिन उसकी बॉडी इतनी काली थी कि शायद उसके लिए ये रोशनी कम थी। वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, बिल्कुल शांत खड़ा था। मैं उस पर चिल्लाते हुए इस बार फायर करने ही वाला था कि वो कूदकर एक कमरे की तरफ भाग गया।
इस बार मुझे उसकी एक डरावनी हंसी सुनाई दी थी। यह हंसी की आवाज तेज आवाज में नहीं थी, बल्कि एक धीमी आवाज में और काफी डरावनी थी। ऐसा महसूस हुआ कि वो हंसी काफी दूर से आई हो, लेकिन मैं तो जानता था कि यह हंसी की आवाज उसी क्रिएचर से आई थी जो कि शायद मेरा मजाक उड़ा रहा था। मेरे होश व हवास खत्म हो चुके थे। वैसे तो मैं किसी कोड को नहीं मानता, पर न जाने क्यों उस दिन मैं अपने दिल ही दिल में दुआ करने लगा कि मुझे कोई इस क्रिएचर से बचा ले। मैंने अपने वजूद को संभाला और अपनी राइफल उठा ली। पूरी ताकत से वापस कैंप की तरफ दौड़ने लगा। कुछ दूर पहुंचने पर पीछे से वही हंसी की आवाज दोबारा आई, जो मेरे वजूद को चीरती हुई महसूस हो रही थी। मैं भागता हुआ कैंप पर पहुंचा। वहां 4 लड़के जो अपोजिट टीम के थे, मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम लोगों ने कोई आवाज सुनी? उन लोगों ने कहा, नहीं, हमने तो कोई भी आवाज नहीं सुनी। वो सब मुझ पर हंसने लगे। मैं वहां से भागकर अपने कैंप की तरफ पहुंचा। वहां मेरे दोस्त अब भी जग रहे थे। मैंने उनसे बताया कि बिल्डिंग में कोई था जिसने मुझे काफी देर तक परेशान किया। मैं अपने कैंप में पहुंचकर कुछ देर के लिए सो गया। मेरी आंख 5:30 बजे खुल गई। मेरा मोबाइल फोन फिर से बिल्कुल ठंडा था। मैं अचानक से उठकर कैंप से बाहर आया। बाहर अभी भी हल्की धुंध थी। इधर उधर देखने के बाद मुझे एक पेड़ के पीछे से फिर से वही परछाई दिखाई दी। दोस्तों के होने की वजह से इस बार मैं डरा नहीं और उसको उसके हाल पर छोड़कर मैं वापस आकर अपने कैंप को बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं सोकर उठा तो 8:30 बज चुके थे। मेरा एक दोस्त मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि उसने अपने कैंप के बाहर एक साया देखा था। जब वो उसे देखने के लिए बाहर आया तो बाहर कुछ नहीं था, पर मुझे बाहर अचानक से ठंडा लगने लगा। मैंने उसकी बातें सुनकर अपनी रात वाली बात उसे बताने के बारे में सोचने लगा, लेकिन ये सोचकर अपने आप को रोक लिया कि कहीं ये मेरा मजाक न उड़ाए। मुझे अब भी उस साए वाले क्रीचर की शक्ल याद है, जिसको मैंने अच्छे से तो नहीं देखा, पर जितना भी देखा वो मुझे डराने के लिए काफी था। 7 या 8 फीट तक लंबा और उसके हाथ पैर लंबे और पतले थे। ऐसा लगता था कि उसने कई महीनों से कुछ न खाया हो। हड्डियां खालों से चिपकी हुई थी। उसके आसपास होने से बदबू का एहसास था। ये सारी चीजें आज भी मुझे डराने के लिए काफी हैं। व्यूअर्स, ये दूसरी कहानी भी मैंने रेडिट से ली है, तो चलिए कहानी सुनते हैं। मैं काफी दिनों से परेशान था कि इस स्टोरी को कहां शेयर करूं ताकि मुझे इसका कुछ जवाब मिल सके। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको मैं पूरी तरह से आपको बता नहीं सकता। इस स्टोरी को शेयर करने के लिए मैंने अपना न्यू अकाउंट बनाया है ताकि आप लोग इसके बारे में कुछ राय दे सकें। मैं तकरीबन 3 साल से वर्जीनिया में रह रहा हूं और मैंने एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स में कब्रिस्तान वाले इलाके में नौकरी शुरू की है, जिसमें 18वीं सदी के बहुत से मकान आबाद थे। वहां के असल रहने वाले जो वहां रहते हैं उन्हें इस जगह की पहचान होगी जहां के बारे में मैं बात कर रहा हूं। मैंने यहां 1.5 साल काम किया है। मैं रात के समय हर इमारत की निगरानी करता हूं और किसी भी HVAC से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं। काम में मेरा पहला एक्सपीरियंस काफी भयानक था। ये उस समय हुआ जब मैं पहली बार कब्रिस्तान के एरिया में नाइट शिफ्ट पर था। मैंने अपने दूसरे महीने में सुबह 4 बजे के करीब एक अजीब अनजान शोर सुना। मैं आसानी से डरने वाला नहीं हूं। मुझे हॉरर मूवीज काफी पसंद हैं। यह आवाज जो मुझे सुनाई दी थी, ये काफी डरावनी आवाज थी। ऐसा लग रहा था कि यह आवाज मेरे पीछे से आई हो। मैं वहीं बैठा बैठा दंग रह गया। ना मैं हिल पा रहा था और ना ही मुड़ पा रहा था। कुछ देर बाद जब मैं इस काबिल हुआ कि मुड़ सकूं, तो तुरंत ही मैं मुड़ा कि पीछे देख सकूं कि कौन है जिसने मुझे कंट्रोल किया था। जब मैं पीछे मुड़ा तो पीछे कुछ नहीं था। मैं इस आवाज और शोर के बारे में अपने साथी लोगों से बात करने की कोशिश करता हूं। चूंकि मैं एक मजाकिया आदमी था, मेरी बात को किसी ने सीरियस नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि मैं मजाक कर रहा हूं। मैं बार बार उनसे उस आवाज के बारे में बताकर उनसे भरोसा करने के लिए कहता हूं, लेकिन वो मुझे सीरियस नहीं लेते।
फिर मैं भी जब उस आवाज़ के बारे में कुछ तय नहीं कर पाया तो ये कहकर अपने आप को समझा लिया कि शायद वो आवाज़ पुराने रेफ्रिजरेटर से आई हो। अब 1 साल से ज़्यादा समय गुजर चुका था, फिर से मुझे वो आवाज़ नहीं सुनाई दी। हाल ही में मैं अपने काम पर जाने के लिए एक बहुत ही अच्छे खूबसूरत रास्ते को चुनता हूँ। वहाँ के पेड़ पौधों और ठंडी हवाओं से वहाँ का मज़ा ही कुछ अलग हो जाता था। मैं पिछले 2 हफ्तों से उसी जगह पर सिगरेट पीने और आराम करने के लिए जाया करता था। पिछले हफ्ते जब मैं उस रास्ते से होता हुआ पार्क गया तो मुझे वहां लगातार ये एहसास होने लगा कि कोई मुझे पेड़ के पीछे से देख रहा है। मैं बार बार उन्हीं पेड़ों की तरफ देखता, पर वहां मुझे कोई नहीं दिखता। दूसरे दिन फिर जब मैं वहां पहुंचा तो कुछ देर बाद मुझे फिर से वही एहसास सताने लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैं उठकर चारों तरफ देखने लगा, पर मुझे ना तो कोई आदमी दिखा और ना ही कोई जानवर। लेकिन मुझे अब डर जरूर लगने लगा था। मेरे अंदर डर ने कहीं ना कहीं जगह बना ली थी। आप मुझ पर भरोसा करें कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं जब भी वहां होता था तो मुझे अपने देखे जाने का एहसास काफी तेज होता था। 3 दिन के बाद मैं अपनी कार को लेकर उसी जगह पर था और अपनी कार की हेडलाइट्स को चमका रहा था। मैं ठान कर आया था कि अगर वहां कुछ होगा तो आज उसे देख कर ही जाऊंगा। जब काफी देर तक वहां रहने के बाद भी मुझे कुछ नजर नहीं आया तो मैं बस यूं ही अपना वहम समझकर सुकून की सांस ली और कार ही में बैठकर आराम करते हुए सिगरेट जलाने लगा। अभी मैं सिगरेट को जलाने ही वाला था कि मुझे ख्याल आया कि खिड़की तो बंद है। मैंने खिड़की खोली और फिर से लाइटर निकालकर सिगरेट सुलगाने लगा। जैसे मेरा सिगरेट जला, न जाने क्यों मुझे काफी तेज ठंडक लगने लगी, मानो जैसे पूरी कार सर्द पड़ चुकी हो। मेरी गर्दन के पिछले हिस्से के बाल और बदन के सारे रोए खड़े हो गए। मैं हड़बड़ाकर कार के अंदर देखने लगा। कार में कोई नहीं था। फिर मेरी निगाहें बाहर की तरफ काफी ध्यान से देखने लगी। अचानक चारों तरफ देखते देखते मेरी निगाहें पेड़ के पीछे किसी चीज को छिपते हुए देखने लगी। लाइट हल्की थी इसलिए साफ नहीं दिखा, तो मैंने गाड़ी की लाइट को बढ़ाया। अब उसका शेप साफ दिख रहा था। एक लंबा जानवर अपनी पिछली टांगों पर खड़ा था। मेरी गाड़ी से 50 फीट की दूरी पर वो खड़ा था। उसका एक लंबा हाथ पेड़ों को पकड़े हुए दिखाई दिया। मैंने गाड़ी को गियर में डाला और तेज रफ्तार से गाड़ी भगाता हुआ वहां से निकल आया। वहां से निकलने के बाद कुछ सुकून की सांस ली। फिर कुछ दिन बाद मैं एक इमारत की दूसरी मंजिल पर काम कर रहा था। मुझे पत्तों के हिलने और छोटी सूखी लकड़ियों के टूटने की आवाज आई, जैसे कोई बड़ा आदमी खिड़की के नीचे चल रहा हो। वो जगह मेरे दफ्तर के पास ही थी। ये सब उस समय हुआ जब मैं काम पर था। जब मैं अपने घर पर था तो मुझे ऐसी किसी भी चीज का एहसास नहीं हुआ। मैंने जो कुछ भी देखा उसके बारे में सर्च किया और पढ़ा और उसे समझने की कोशिश की। मुझे जहां तक लगता है कि जो कुछ भी मैंने देखा वो एक वेंडिगो ही हो सकता है। उसके बारे में मैंने जितना भी पढ़ा, सारी निशानियां उस क्रेचर में पाई जाती थीं, जिसको मैंने उस पार्क में पेड़ के पीछे से झांकते हुए देखा था। व्यूअर्स, ये तीसरी कहानी भी मैंने रेडिट से ली है, तो चलिए कहानी सुनते हैं। ये मेरी पहली रेडिट पोस्ट है जो मैं कर रहा हूं, और ये इनकाउंटर के 1 घंटे बाद ही पोस्ट कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैं बेवकूफ लगूंगा, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि यह बिल्कुल सच है। मैं 15 साल का हूं और मेरी गर्लफ्रेंड 14 साल की है। आज पूरा दिन उसी के घर पर हम घूमते रहे। चूंकि मैं उसके पेरेंट्स के काफी करीब हूं, वो मुझे काफी मानते जानते हैं और मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता हूं। मेरी माँ थोड़ा सख्त है। वो मुझे घर से 9:30 बजे के बाद नहीं निकलने देती। मेरे घर और मेरी गर्लफ्रेंड के घर के बीच 12 मिनट की दूरी है। मेरा घर एक देहाती मोहल्ले में है, जिसमें हर घर 100 गज के फासले पर है। मैं पूर्वी वाशिंगटन में रहता हूँ और मेरे घर के करीब ज्यादा पेड़ पौधे हैं। कुछ दूरी पर दूसरे इलाकों में पेड़ बिल्कुल भी नहीं पाए जाते, इसलिए ये ज्यादा जंगली एरिया नहीं है। लेकिन जहां मेरा घर है वो पूरा एक जंगली इलाका लगता है। मेरा घर जिस सड़क पर है वो पक्की सड़क है, लेकिन मेरा घर और हाईवे को जोड़ने वाली सड़क कच्ची है। 9:25 हो रहे थे जब हम कच्ची सड़क पर मुड़े।
मैं और मेरी गर्लफ्रेंड पिछली सीट पर थे और मेरी गर्लफ्रेंड की माँ गाड़ी चला रही थी। सड़क कच्ची और खराब होने की वजह से हम धीरे धीरे चल रहे थे। सड़क के बाईं तरफ एक दो घर थे और दूसरी तरफ एक चरागाह थी। ये यकीन करना मुश्किल है कि मेरे साथ क्या हुआ। अचानक हमारी गाड़ी के सामने एक बहुत बड़ा हैकल बॉडी क्रिएचर सामने आ गया, जिसे देखकर हम सब डर गए। वो हमें देखता हुआ काफी तेजी के साथ आगे निकल गया। हमारी फटी हुई आंखें एक दूसरे को देख रही थीं। शायद किसी को पता नहीं था कि वो क्या था। मैंने आज तक किसी वेंडिगो या स्किन वॉकर को नहीं देखा था। जब मैंने सर्च करना शुरू किया तब मुझे पता चला जो हमने देखा था वो क्या था। वो 8-10 फीट लंबा और पतला था, जिसके बहुत ही पतले और लंबे हाथ पैर थे, जिसकी लंबी कमर और सर था। उसके सर पर 2 सींगें भी थी। ये एक सुरमई और गहरे रंग का था, जिसकी कोई खाल नहीं थी। मैं अपने बेडरूम में बैठकर ये लिख रहा हूं। हम तीनों ने उसे देखा। वो दुनिया की कोई चीज नहीं लग रही थी। मुझे कभी भी किसी ऐसी चीज पर यकीन नहीं था, पर जब मैंने अपनी आंखों से देख लिया तो अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं काफी डरा हुआ हूं। मेरे डैड मोंटाना में एल्क का शिकार करने गए थे। मेरी माँ मुझ पर विश्वास नहीं करती। मेरी छोटी बहन और भाई डरे हुए हैं। मैं कसम खाता हूं कि ये कोई बनावटी या झूठी कहानी नहीं है। मैं अपनी लाइफ में सच में डरा हुआ हूं और मुझे नहीं मालूम कि अगर मेरा उससे दोबारा सामना हो जाए तो मुझे क्या करना है। अमेरिकन लेजेंड्स का कहना है कि उससे बचने का तरीका आग है, पर मैं अभी 15 साल का हूं। मुझे आप लोगों से मशवरे की जरूरत है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी कहानियां। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानियां पसंद आएंगी। व्यूअर्स, आज मैं फिर आप लोगों के लिए वेंडिगो की कुछ सच्ची और डरावनी कहानियां लेकर आया हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानियां ज़रूर पसंद आएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी कहानियों की तरफ चलते हैं। मैं एक स्काउट ट्रूप का उस वक्त मेंबर था जब मेरी एज 15 साल थी। गर्मी के हर मौसम में मुझे और हमारे साथ दूसरे फौजियों को स्काउटिंग रिजर्वेशन में एक हफ्ता गुजारना था। मैं आपको अपने दोस्तों और कैंप के बारे में ओपनली नहीं बता सकता, इसलिए कि अगर मैंने उसे बता दिया तो कोई भी वहां तक आसानी से पहुंच सकता है। इसलिए मैं इसे सीक्रेट रखना चाहता हूं। उस कैंप में मेरा 3रा साल था। मेरा समय अच्छा गुजर रहा था और मैं बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा था। ट्यूसडे की रात थी। मैं अपने आप को ज्यादा कैद में रखना पसंद नहीं करता। हम लोगों को स्काउट रिजर्वेशन में रहते हुए 2 दिन बीत चुके थे। मैं कैंप फायर के पास बैठे बैठे बोर हो गया था, इसलिए मैंने वहां से चुपके से निकलने का फैसला कर लिया। मैं जंगल की तरफ जाने वाली पगडंडी पर चल रहा था। मुझे किसी ने भी जाते हुए नहीं देखा था। मैं जैसे ही उस पगडंडी के मोड़ से घूमा, मुझे वहां 2 हिरन दिखाई दिए। फिर मुझे वहां कुछ बड़े बच्चे जो स्काउट ट्रूप का हिस्सा थे, वो मुझे वहां पर स्मोकिंग करते हुए दिखाई दिए। मुझसे एक ऑफिसर भी टकराया था, पर उसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, जबकि उसे ध्यान देना चाहिए था। मैं चलते चलते जंगल के अंदरूनी हिस्सों की तरफ बढ़ता गया। मैं इतना अंदर आ गया था कि अब मुझे लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। फिर कुछ ही पलों में मुझे एहसास हो गया कि मैं खो चुका हूं। मैं घबराने लगा और वापसी का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया, पर मेरे कानों में किसी के चलने की आवाज आने लगी थी। मैं घबराया हुआ बस रास्ता ढूंढ रहा था। चलते चलते मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जो किसी कैंप ही का हिस्सा लग रहा था, पर वो इस्तेमाल नहीं हो रहा था। वहां पर मुझे एक टॉयलेट दिखाई दिया। सबसे पहले मैंने सुकून की सांस ली। वो देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं खोया हुआ नहीं हूं। मुझे बहुत तेज पेशाब लगा था, इसलिए मैं वहां के टॉयलेट में चला गया। अभी मैं अंदर ही था कि फिर से मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज अब लगातार आ रही थी। मैं टॉयलेट में छुप कर बैठने वाला नहीं था, इसलिए मैंने अपने आप को मजबूत करने और वापस जाने का फैसला किया। जैसे ही मैंने मेन रास्ता जो कैंप की तरफ जाता था उस पर चलना शुरू किया, पीछे से चलने की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज कुछ अलग थी, किसी इंसान की चाल नहीं लग रही थी। मैं दौड़ पड़ा था।
और पीछे से उसके कदमों की आवाज़ लगातार आ रही थी। फिर अचानक उसकी गरज कुछ धीमी आवाज़ में सुनाई दी। हमें कैंप में बहुत से जानवरों के बारे में बताया जाता है जिससे कैंपिंग के बीच सामना हो सकता है। उन जंगलों में बहुत से जानवर थे जिनके बारे में हमें बताया गया था, पर यह कुछ अलग था जिसके बारे में ना तो हमें बताया गया था और ना ही मुझे कुछ इसके बारे में जानकारी थी। अब मुझे कैंप दिखाई देने लगा था। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर भागते हुए पीछे देखने का फैसला किया, जो कि मेरी लाइफ का सबसे गलत फैसला था। पर जब मैंने उसकी तरफ टॉर्च जलाई तो मैंने ऐसा कुछ देखा जो आज भी मेरी आंखों में बसा हुआ है, शायद वो मेरे दिमाग में हमेशा के लिए रहे। उस टार्च की रोशनी ने एक लंबा और पतला क्रीचर दिखाया जो कम से कम 9 या 10 फीट लंबा था और इतना पतला कि मैं उसकी हड्डियों को देख सकता था जिससे खाल चिपकी हुई थी। उसके हाथ और पांव के पंजे बड़े बड़े थे। उसका चेहरा सबसे बुरा हिस्सा था। उसके चेहरे पर एक भयानक मनहूसियत छाई थी। दांत बड़े और तेज और आंखें बिल्कुल खाली लग रही थी, जिनके गढ़ों में 2 बड़े बड़े पीले ढीले चमक रहे थे। मैं जैसे फ्रीज हो गया था। फिर वो मेरी तरफ कूद पड़ा। मैंने अपनी लाइफ में कभी उतनी तेज दौड़ नहीं लगाई थी जितनी तेज उस दिन भागा था, लेकिन उसका पंजा मेरी एड़ियों को छू गया था। मैं कैंप फायर की तरफ भाग रहा था। जब मैं उसके करीब पहुंचने वाला था तो पीछे से उस क्रीचर ने एक ऊंची आवाज में चीख निकाली, जो एक दहाड़ और चीख के बीच कोई आवाज थी, और फिर रात के अंधेरे में वो कहीं गायब हो गया। कैंप से कुछ लोग बाहर निकल आए तो मैंने उन्हें सिर्फ कुछ ही बातें बताई, पर उस क्रीचर के बारे में नहीं बताया। मेरी एड़ियों से खून निकल रहा था। वो मुझसे पूछने लगे तो मैंने कोई बहाना बनाकर उनसे बातें छुपा ली। कैंप वालों को लगा था कि शायद मैं खो गया हूं। मेरे ऊपर पूरा ग्रुप चीखने और चिल्लाने लगा। अगले दिन मुझे कुछ पनिशमेंट दिया गया, जिसको मैंने खुशी से कबूल कर लिया। दिन गुजर गया। जब रात आई तो मैंने उस रात जंगल से एक चीख सुनी, लेकिन यह चीख किसी हिरन या किसी और जानवर के चिल्लाने की थी। जंगल में तो ऐसा होता ही रहता है। फिर अगले दिन कुछ शोर की आवाजों से मेरी आंख खुल गई। पूरा ट्रूप किसी चीज को लेकर परेशान था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपने स्काउट मास्टर से उसके बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि नीचे कैंप से एक 16 साल का लड़का रातों रात लापता हो गया है और सारे लोग उसी को ढूंढ रहे हैं। मैं भी उन लोगों के साथ बहुत देर तक उसको ढूंढता रहा, यहां तक कि पुलिस ने आकर पूरे कैंप को खाली करवा दिया। उन लोगों ने हमें कुछ नहीं बताया कि उसके साथ वहां क्या हुआ। किसी को भी उस लापता लड़के का कोई खबर नहीं थी। घर पहुंचने के तकरीबन 1 महीने बाद मैंने उस गायब हुए लड़के के बारे में जानकारी हासिल करना चाही, लेकिन मैं नहीं कर सका। इसलिए जहां तक मुझे लगता था कि वो लोग उसके बारे में कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे। समय बीत गया। 2 साल बाद मैं एक नाले के किनारे घूम रहा था, अपनी एज के एक और लड़के के साथ। अपनी मोबाइल से चारों तरफ की चीजों को शूट कर रहा था। बात करते करते मुझे पता चला कि यह लड़का उन्हीं लोगों के ग्रुप में से था जिसमें से वो लड़का गायब हुआ था। हम जंगल में रहने वाले कुछ जानवरों के बारे में बातचीत करने लग गए। फिर वो लड़का कहने लगा कि जंगल में कुछ अननेचुरल चीज भी रहती है और वो कैंप की जगह सुरक्षित नहीं है। मेरा दिमाग तुरंत ही उस क्रिएचर की तरफ चला गया और मैं अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि इसका क्या मतलब है। तब उसने मुझे बताया कि उसके ट्रूप ने उस रात जब देखा कि वो लड़का कहीं नजर नहीं आ रहा है, वो बगैर कोई सुराग छोड़े गायब हो गया था। बात फौज के इर्द गिर्द तेजी से फैल गई। मैं जग गया था। कई घंटा ढूंढने के बाद उसके असिस्टेंट स्काउट मास्टर और कुछ दूसरे बच्चों ने कैंप के हिस्सों से काफी दूर एक पगडंडी पर उस लड़के की लाश बुरी हालत में पाई। उसकी हड्डियां बिल्कुल सेफ थीं, लेकिन मांस उतरा हुआ था। उसका पेट फटा हुआ था और उसके धड़ का हर अंदरूनी हिस्सा फट चुका था और बाहर था। उसका गला भी किसी ने नोच डाला था। उसके हाथ और टांगें भी खत्म हो चुकी थीं। इसलिए पुलिस को बुलाया गया था। उस केस को अच्छे से छानबीन करने की जरूरत थी।
इस घटना के बाद कैंप खाली करा दिया गया था, जो आज तक खुफिया है। मेरे नए दोस्त की अपनी कहानी सुनाने के बाद मैंने उसे उन जंगल के बारे में वो बताया जो मेरे साथ घटा था। उसकी बातों से मुझे यकीन था कि उसने मुझ पर और मेरी बातों पर भरोसा कर लिया है, इसलिए कि उसने पंजों के निशान और अननेचुरल तरीके से खींचे और फटे हुए मांस को देखा था। इसलिए उसे यकीन था कि मैं सच कह रहा हूं। मैंने आज तक किसी को उस रात के बारे में नहीं बताया था कि कहीं लोग मुझे पागल न समझें, पर आज अपनी बातें बताकर मुझे बहुत सुकून मिला था। उसके बाद हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए और आज तक मैं उसके टच में हूं और हम दोनों अक्सर एक दूसरे के हालचाल लेते रहते हैं। मैंने अपना ध्यान अब स्काउटिंग से हटाकर फुटबॉल की तरफ कर लिया है और उसके बारे में सोचना बंद कर दिया है। मैं अपनी 4 साल की उम्र से पैरानॉर्मल चीज़ों का अनुभव करता चला आ रहा हूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो कहानी मैं बताने जा रहा हूं, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। आज मैं 36 साल का हूं। मैं इस स्टोरी को इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि इस घटना की वजह से मैं काफ़ी डर गया था और मेरा ये अनुभव काफ़ी भयानक था। अक्टूबर का महीना चल रहा था। मेरा वेंडिगो से सामना मिनेसोटा के जंगलों में पहली बार हुआ। मैंने हमेशा से यही सुना है कि अगर आप वेंडिगो के बारे में बात करते हैं तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। इस घटना से पहले ना तो मैंने कभी वेंडिगो के बारे में सोचा था और ना ही सुना था। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां रह रहा था। मैं अपने केबिन में रहता था और वो लोग कैंप में रहते थे। उनके पास गेस्ट के लिए झील के किनारे एक बढ़िया कैंप था। मैं आधी रात के करीब अपने डॉग के साथ केबिन से बाहर उनके कैंप के पास गया। वो लोग सो रहे थे। जब मैं वहां पहुंचा तो बहुत सी चीजें वहां बिखरी हुई बेतरतीब थीं। उन सारी चीजों को मैं सेट करके रखने लगा। जब मैंने सब कुछ सेट कर दिया तो वापस अपने केबिन में आ गया और मैं दरवाजा बंद करना भूल गया। जब मुझे याद आया तो मैंने सोचा कि हम जंगल के बीच हैं, यहाँ चोरी का कोई खतरा नहीं, इसलिए मैंने दरवाजे को वैसे ही छोड़ दिया और अपने रूम में आकर लेट गया। मेरा डॉग मेरे पास ही सोता था। मुझे उस रात बहुत बेचैनी हो रही थी। नींद मुझसे कोसों दूर थी। मेरा डॉग भी मेरे साथ ही जग रहा था और बाहर बिल्कुल शांति थी। मेरा डॉग आज कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। वो सोने की बजाय बार बार खिड़की की तरफ देखने लगता था। जब मैं पलट कर देखता था तो उधर कुछ भी नहीं होता था। मैंने उसके ऊपर कंबल डाल दिया ताकि वो सो जाए, लेकिन वो फिर से अपना सर बाहर निकालकर इधर उधर देखने लगता था। मैं बहुत देर तक परेशान था कि आखिर आज मेरे डॉग को क्या हो गया है, ये सो क्यों नहीं रहा है, और मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। मैं जबरदस्ती बिस्तर पर लेटा हुआ था। अचानक बाहर से मेरे एक दोस्त जिसका नाम जैसन था, उसने मुझे आवाज दी। मैं फौरन उठ गया। मैंने सोचा कि ये तो सो रहा था, इतनी जल्दी उठ कैसे गया। मैं जल्दी से उठकर अपने केबिन के बाहर आया, पर मुझे बहुत हैरत हुई, बाहर कोई नहीं था। मैं वहां से फिर उनके कैंप के पास आया। वो सभी सो रहे थे। मैं थोड़ी देर वहीं पर खड़ा रहा। मैंने सोचा कि शायद जैसन ने मुझे आवाज देकर जल्दी से आकर वापस सो गया हो। कुछ देर खड़ा रहा, पर जब मुझे यकीन हो गया कि ये सब सो रहे हैं तो मैं जैसन के पास जाकर उसको जगाने लगा और उससे पूछना चाहता था कि तुमने मुझे क्यों बुलाया था, पर वो तो गहरी नींद में था। मैं बहुत हैरत में था कि मुझे किसने आवाज दी, जबकि जैसन सो रहा था। बाहर बिल्कुल खामोशी थी, जैसे जानवरों ने अपनी हरकत बिल्कुल बंद कर दी हो। हवा के झोंके भी थम गए थे। वो पल किसी अजीब अनहोनी का एहसास दिला रहा था। मैं वापस अपने केबिन में आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। मेरा डॉग अब भी जग रहा था। मैं बहुत उलझन में था। फिर अचानक मेरा डॉग खिड़की की तरफ देखकर भौंकने लगा। उसे मैं चुप कराने की कोशिश कर रहा था, पर मेरी कोशिश बेकार थी। वो लगातार खिड़की की तरफ देखकर बस भौंकता ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी चीज को देख रहा हो। फिर अचानक से वो ऐसा शांत हुआ जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। अब वो बिल्कुल खामोश था और कांप रहा था। मैं उसकी हालत देखकर अंदर से हिल गया।
मुझे ऐसा एहसास हुआ कि केबिन के आसपास कुछ जरूर है, जिसे मैं तो नहीं देख पा रहा था, पर मेरा कुत्ता उसे देख रहा था। मुझे बहुत तेज बाथरूम जाने की जरूरत महसूस हुई, पर मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मैं अपने रूम से बाहर निकलकर पेशाब करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। फिर मेरे दिमाग में आया कि ये जरूर स्किनवॉकर या वेंडिगो होगा, जिसने मेरे दोस्त जैसन की आवाज निकालकर मुझे बुलाया था। मैं जानता था कि ये वेंडिगो या स्किनवॉकर पहले तो आपके किसी जानने वाले की आवाज निकालकर आपको बाहर बुलाते हैं, फिर उसके बाद अगर आपने उनके साथ आई कांटेक्ट कर लिया तो फिर तो वो आपको अपना शिकार जरूर बना लेते हैं। ये सब बातें मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैं बाहर नहीं देखना चाहता था कि बाहर क्या चीज है। मेरे एहसास मुझे यकीन दिला रहे थे कि हो ना हो ये या तो स्किनवॉकर है या वेंडिगो है। मैं बहुत डर गया था और अपने बिस्तर से बाहर नहीं निकलना चाह रहा था कि फिर अचानक मेरे केबिन का दरवाजा कोई खटखटाने लगा। मैं समझ गया कि ये जरूर वेंडिगो ही है जो मुझे बाहर निकालना चाहता है। मैं खामोशी से अपने बेड पर पड़ा रहा। कई बार दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, पर मैंने दरवाजा नहीं खोला। मैंने समय देखा, रात के 2:30 बज रहे थे। अब दरवाजा खटखटाने की आवाज तेज हो गई थी। फिर अचानक मेरा वही दोस्त जिसकी आवाज सबसे पहले आई थी, मुझे उसकी आवाज सुनाई दी कि दरवाजा खोलो, मैं हूं जैसन। मैं उस पर यकीन नहीं कर रहा था, पर मैंने हिम्मत करके हल्की सी खिड़की खोलकर बाहर देखा तो सच में बाहर मेरा दोस्त जैसन ही खड़ा था। मैंने उसे आवाज दी, ये तुम हो? उसने कहा, हाँ मैं हूं, दरवाजा खोलो। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि बाहर मेरा दोस्त है या कोई और, इसलिए कि मैं जानता था कि ये शैतान शेफ शिफ्टर भी होते हैं। पर उसके हाथ में टॉर्च को देखकर मुझे यकीन हो गया कि ये मेरा दोस्त जैसन ही है। मैंने जब दरवाजा खोला तो वो मेरे ऊपर चिल्लाने लगा कि तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे थे। मैंने कहा कि मैंने कब तुम्हें परेशान किया। वो कहने लगा कि तुम बार बार मुझे कैंप के बाहर से आवाज दे रहे थे। जब मैं कैंप को हल्का सा खोलकर बाहर देखा तो तुम वहां नहीं थे। मुझे लगा कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। मैंने उससे कहा कि जो तुम कह रहे हो बिल्कुल ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। तुम्हारी आवाज में कोई मुझे बाहर बुला रहा था। जब मैं बाहर निकला तो बाहर कोई नहीं था, और जब तुम्हारे पास गया तो तुम सो रहे थे। वो ये बातें सुनकर डर गया। हम दोनों केबिन को अंदर से बंद करके अंदर बैठ गए और इन्हीं शैतानों के बारे में बातें करने लगे। कुछ देर बाद अचानक केबिन के पीछे हमें कुछ शोर सुनाई दिया, जैसे कोई कुछ खोद रहा हो। फिर कुछ अजीब गुर्राने जैसी आवाज आने लगी। हम दोनों पहले से अलर्ट थे, इसलिए ना तो हम बाहर निकले और ना ही बाहर झांकने की कोशिश की। मेरा डॉग चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ देर बाद बिल्कुल शांति छा गई। हमने फिर से केबिन को चेक किया और अच्छे से उसे बंद करके फिर हम दोनों एक ही साथ बैठकर आपस में बातें करने लगे। केबिन के बाहर अब भी वातावरण बिल्कुल शांत था। फिर अचानक हमारे कानों में चीख की आवाज सुनाई दी। हम दोनों पहले ही से डरे हुए थे, फिर इस चीख की आवाज ने हमें और ज्यादा डरा दिया था। वो आवाज हमारे दोस्तों के कैंप की तरफ से आई थी। हम अपने दोस्तों के बारे में चिंतित होने लगे कि हमारे दोस्त कहीं शैतान का शिकार ना हो जाएं। हम दोनों ने एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाई और आपस में बात करने लगे कि हमें बाहर निकलकर कैंप को चेक करना चाहिए कि वहां सब कुछ ठीक है या नहीं। जैसन ने एक लोहे का रॉड लिया और मैंने बेसबॉल की स्टिक उठा ली। हम दोनों कैंप की तरफ चल पड़े। अभी हम कैंप के पास पहुंचने ही वाले थे कि उसे देखकर हमारे होश ही उड़ गए। कैंप के पीछे एक काली परछाई खड़ी थी। मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकता, वो परछाई के हिसाब से काफी लंबा था। मैंने डरते हुए पूछ लिया कि कौन है वहां। बस इतना कहना था, मैंने उसका आधा चेहरा और एक पीली चमकती हुई आंख देखी जो कैंप के पीछे से झांक रही थी। जैसे मेरा खून जम गया हो। जैसन मेरे पीछे ही था। हम दोनों वापस कैंप की तरफ भागने लगे। कैंप ज्यादा दूर नहीं था। हम दोनों जल्दी से कैंप के अंदर घुसकर दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक कर दिया। वो हमारे पीछे आया था, पर हम उसके हमले से बाल बाल बच गए थे। हम दोनों कांप रहे थे। मैंने अपने दोस्तों को कॉल करने की कोशिश की,
पर किसी ने भी मेरी कॉल पिक नहीं किया। सब बेखबर सो रहे थे। ऐसा लगता था कि ये विंडिगो सिर्फ मेरे पीछे ही पड़ा हुआ था। मैंने सुन रखा था कि ये कैंप के अंदर जाकर किसी पर हमला नहीं करते, बल्कि अपने शिकार को बाहर बुलाते हैं। इसलिए हमें उनके बारे में थोड़ा सुकून मिला। बाहर पहले से भी ज्यादा खामोशी थी। मैंने खिड़की से झांक कर बाहर देखा। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। ऐसा लगता था कि इस जंगल में कोई भी जीव नहीं रहता हो। हम दोनों ने अंदर खौफ और डर के साए में पूरी रात बिता दी। एक दूसरे के ऊपर ही हम बैठे बैठे सो गए। जब सुबह हुई तो दरवाजा कोई जोर जोर से पीट रहा था। मेरी आंख खुली, मैं दरवाजे पर आया। ये मेरे दोस्त थे। कहने लगे जैसन कैंप में नहीं है। मैंने कहा कि वो मेरे साथ कैबिन में सो रहा है। फिर हमने उनको रात की सारी बातें बताई। शायद वो दिन कैंपिंग का हमारा आखिरी दिन था। हमने सामान पैक किया और उसी दिन उस जंगल को छोड़ दिया। मेरा नाम ब्रैडली है। मैं आपको अपने साथ घटी वेंडिगो इनकाउंटर की एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूं। करीबन 1 महीना पहले मैं अपनी वाइफ के साथ जॉर्जिया के हलचल से भरे हुए माहौल से दूर ग्रांट अल्बामा की तरफ कुछ दिन शांति से बिताने के लिए निकल गया था। ग्रांट पहाड़ी इलाकों में गंटरवेल से कुछ दूरी पर पड़ता है। सच में ये घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। मैं जिस जगह था ये पहाड़ों में थोड़ा ऊपर की तरफ थी। कुछ दिनों पहले मैं अपनी साली के दोस्त के घर जा रहा था। उसका नाम माइकल था। माइकल की प्रॉपर्टी में एक बड़ा सा तालाब था। उसने मुझसे कहा कि अगर तुम फिशिंग करना चाहते हो तो ये तालाब बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे फिशिंग करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं तालाब पर चला गया। उसने मुझे फिशिंग पोल ला कर दिया और वो चला गया। वहां पर सिर्फ मेरी साली थी। कुछ देर वहीं पर टहलने के बाद वो कहने लगी कि मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं। तुम जब तक यहाँ फिशिंग करना चाहते हो करो। मैं तालाब को अच्छे से देख रहा था। ये तालाब जंगली पेड़ों से घिरा हुआ था, पर इसका रास्ता बिल्कुल साफ था। चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे। माइकल के पिछले पोर्च से तालाब साफ दिखाई देता था, इसलिए मुझे वहां अकेले बैठकर फिशिंग करने में डर नहीं लग रहा था। मैं तालाब के पास बैठकर मछलियां पकड़ना शुरू कर देता हूं। मेरी वाइफ का एक डॉग है जो खुला हुआ था और वो मेरे आस ही पास टहल रहा था। कुछ देर तक मैं मछलियां पकड़ने में मस्त था। फिर अचानक मुझे कुछ बेचैनी होने लगी। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के नीचे की तरफ चला गया था, इसलिए वहां कुछ अंधेरा हो गया था। मेरी बेचैनी कुछ बढ़ने लगी और अब मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि मुझे कहीं से देखा जा रहा है। मैं इस एहसास को सच साबित करने के लिए अपने दाएं बाएं देखने लगा, पर वहां किसी के होने का कोई भी सबूत नहीं मिला। फिर मैंने अपने आप को बहलाने की कोशिश की और कुछ यूं ही गुनगुनाने लगा। फिर अचानक मेरी वाइफ के कुत्ते की हल्की गरजने की आवाज आने लगी। मेरा ध्यान उसके चेहरे की तरफ था, जो किसी चीज को देखकर कुर्रा रहा था। मुझे कुछ खतरे का एहसास हुआ। जब मैंने उस डायरेक्शन में तालाब के उस पार देखा तो मुझे 2 बड़ी और पीली आंखें चमकती हुई दिखाई दी। बिल्कुल छोटी लाइट की तरह बिल्कुल पीली चमक रही थी। वो कोई सूरज की परछाई नहीं थी। सूरज तो पहाड़ों के पीछे जा चुका था। कुत्ता लगातार उसे देखकर भौंके जा रहा था। फिर ये दोनों आंखें ऊपर की तरफ उठने लगी। वो खड़ा हो गया था और इंसानों की तरह अपनी पिछली टांगों पर मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसका चेहरा तो साफ नहीं दिख रहा था, पर उसके पैर और हाथ काफी लंबे थे। वो दाईं तरफ से मेरी तरफ बढ़ रहा था और घर की तरफ रास्ता साफ था, जो कि लेफ्ट साइड में था। इसलिए मैंने अपनी जान बचाने का अच्छा मौका देखा और उस डॉग को लेकर घर की तरफ बहुत तेजी से भागा। और घर पहुंचकर मैंने सारे दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से बंद कर दी और कुछ देर अंदर रुका रहा। बार बार मैं बाहर झांकने की कोशिश करता रहा, पर हर बार वो बाहर मुझे दिखाई दे रहा था। मेरी कार में मेरी राइफल थी, पर मैं वहां तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कुछ देर तक वो मेरे घर से थोड़ी सी दूरी पर खड़ा था, लेकिन फिर वो कहीं गायब हो गया। मैं अंदर कुछ समय के लिए अपने आप को बंद किए हुए था। फिर पिछला दरवाजा खोलकर मैं अपनी कार की तरफ बढ़ा। धीरे से दरवाजा खोलकर मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था और अपनी गन को कंधे पर टांग लिया था। पर जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की, लेफ्ट साइड से कोई चीज चीखती हुई मेरी तरफ बढ़ी।
मैं उसकी तरफ देखे बिना ही गाड़ी भगाता हुआ वहां से निकल गया। मैं अपने गॉड को थैंक्स कहते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। मैंने इसके पहले भी वेंडिगो के बारे में बहुत सी बातें सुनी थी, पर इस घटना ने मुझे बहुत ज्यादा भयभीत कर दिया था। इसलिए मैं आपके साथ इस स्टोरी को शेयर कर रहा हूं, ताकि आप भी कभी अकेले जंगली एरिया में मत निकलना, और अगर निकलना तो हमेशा अलर्ट रहना। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी कहानियां, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये कहानियां जरूर पसंद आएगी। धन्यवाद। कैसे हैं आप? हिंदी नाइट वॉकर पे आपका स्वागत है। व्यूअर्स, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए वेंडिगो की कुछ डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानियां पसंद आएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानियां शुरू करते हैं। ये घटना कैलिफोर्निया के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ घटी एक सच्ची घटना है। उस व्यक्ति का नाम स्मिथ था। स्मिथ एक हंटर था जो अक्सर जंगलों में अपने दोस्तों के साथ शिकार करने के लिए जाना जाता था। तो चलिए अब आगे की घटना स्मिथ के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मेरा नाम स्मिथ है। मैं जो घटना आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये काफ़ी दिल दहला देने वाली घटना है। यह घटना मेरे साथ 2014 में घटी थी। उन दिनों मैं और मेरे दोस्त अक्सर रात शिकार करते और कैंपिंग करते हुए बिताते थे। जुलाई का महीना चल रहा था। जुलाई के आखिरी सप्ताह में मैं और मेरे दोस्तों ने हंटिंग और कैंपिंग का प्लान बनाया। हम लोगों ने कैंपिंग और हंटिंग का सारा सामान साथ लिया और फिर नेशनल फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़े। 2 घंटे की लगातार ड्राइव करके हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए थे। जंगल में पहुंचकर थोड़ी देर बाद हम लोग शिकार की तलाश में चारों तरफ फिरने लगे। अक्सर हम लोग शिकार की तलाश दिन ही में करते थे, पर न जाने क्यों दिन गुजरते गुजरते अभी तक हमारे हाथ कोई भी शिकार नहीं लगा था। कुछ छोटे मोटे जानवरों से सामना हुआ, लेकिन हमने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया, इसलिए कि हमें हिरन या कोई भालू जैसा बड़े जानवर की तलाश थी। शिकार ढूंढते ढूंढते शाम हो चुकी थी, पर अब तक कोई भी शिकार हाथ नहीं आया था। हमने अपना ट्रक एक जगह खड़ा कर दिया, गन और फ्लैशलाइट लेकर शिकार के लिए इधर उधर फिरने लगे। अभी हमें ढूंढते हुए कुछ ही समय बीता था कि हमारी किस्मत हमारे फेवर में हो गई। हमें आखिरकार एक हिरन दिखाई दिया। हमारी आंखें चमक उठी। हम उसे शिकार करने के लिए दौड़ पड़े। मैंने और मेरे एक दोस्त ने दोनों ने एक एक फायर किया। हिरन बचता बचाता आखिरकार ढेर हो गया। हम लोग काफ़ी खुश थे कि आज की हमारी रात बहुत अच्छे से गुजरेगी। हम लोगों में से 2 वहीं पर रुके। मैं और मेरा एक दोस्त वापस ट्रक लेने चले गए। हम दोनों आपस में बातें करते हुए ट्रक की तरफ बढ़ रहे थे। ट्रक कुछ फासले पर खड़ा था। अभी हम ट्रक के करीब ही पहुंचे थे कि जंगल में फिर से फायरिंग की आवाज़ गूंजी, लेकिन इस आवाज़ के साथ हल्की चीख की भी आवाज़ थी। हम इस चीख की आवाज़ में फ़र्क नहीं कर पाए कि ये इंसानी चीख थी या किसी जानवर की। हम दोनों ने ये सोचा कि शायद हमारे दोस्तों को फिर कोई शिकार मिल गया हो और उन्होंने उसे शिकार कर लिया हो। हम और ज़्यादा खुश हो गए कि अब एक नहीं बल्कि 2 शिकार हमारे हाथ लग गया है। ये सोचकर हम दोनों ने खुशी खुशी जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और उस जगह जाने के लिए रेडी थे जहाँ पर हमने अपने दोस्तों और शिकार को छोड़ा था। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ का दृश्य देखकर हमारे होश उड़ गए। वहाँ की हालत बदली हुई थी। मेरा एक दोस्त बेहोश पड़ा हुआ था और दूसरे का कहीं पता नहीं था। हैरानी की बात तो ये थी कि हमारा शिकार किया हुआ जानवर भी गायब था। कुछ लकीर खींचती हुई खून की बूंदें वहाँ की कुछ और ही तस्वीर दर्शा रही थी। हमें कुछ समझ में नहीं आया कि यहाँ क्या हुआ। हमने अपने बेहोश दोस्त को जगाने की कोशिश की। ट्रक से पानी लेकर उसके ऊपर छिड़काव किया। काफ़ी कोशिशों के बाद वो होश में आया और उसे जैसे ही होश आया वो चौंक कर बैठ गया और अपने सामने की तरफ डरी हुई आंखों से देख रहा था। हमने उससे अपने दोस्त और शिकार के बारे में पूछा। वो फटी हुई आंखों से बस इशारा कर रहा था। वो कुछ बोलना तो चाह रहा था, लेकिन जैसे उसकी आवाज़ गले से बाहर ही नहीं निकल पा रही हो। वो बोल नहीं पा रहा था। कांपती हुई आवाज़ में उसने इशारा करते हुए हमें बताया कि कोई चीज़ उसे उधर ले गई। उसने सामने की तरफ इशारा किया था।
हमने उससे उस चीज़ के बारे में पूछा कि क्या चीज़ उसे ले गई। वो उसके बारे में कुछ भी बताने के काबिल नहीं था। वो बस तेज तेज सांसें लेते हुए कह रहा था कि कोई जानवर था, बड़ा जानवर। मैं नहीं जानता कि वो क्या था। उसने पीछे से मेरे साथी पर हमला किया। मैं जब तक उस पर फायर करता, उसकी चमकती हुई आंखों ने मुझे बेसुध कर दिया। फिर मुझे होश नहीं कि क्या हुआ। हम सब काफ़ी परेशान हो गए। हमें शिकार से ज़्यादा अब अपने गायब हुए दोस्त की फिक्र थी। हमें लगा कि शायद किसी बड़े भालू ने उस पर हमला किया होगा, लेकिन मेरा साथी बार बार कह रहा था कि वो कुछ अलग था। उसको भी जंगली जानवरों के बारे में अनुभव था, इसलिए हम उसकी बातों को हल्के में नहीं लेना चाहते थे। मैं काफ़ी परेशान हो गया। हम तीनों अपनी ट्रक में बैठकर उसे ढूंढने लगे और उसे आवाज़ें दे रहे थे, लेकिन पलटकर हमारे दोस्त ने हमें जवाब नहीं दिया। 15 से 20 मिनट हम उसे इधर उधर ढूंढने में लगे हुए थे। वो हमें नज़र नहीं आ रहा था। हमें लगा कि अब शायद ही हम उसे दोबारा देख पाएं। तभी अचानक ट्रक की दाहिनी साइड से चिड़ियों के फड़फड़ाने की बहुत तेज आवाज़ आने लगी। हमने ट्रक रोक दिया। ट्रक रोककर अपनी अपनी गन हाथ में लेकर बिल्कुल तैयार थे। सामने की तरफ कुछ ऊंचाई थी। हम फ्लैश लाइट जलाकर उस पर चढ़ने लगे। हमें उसकी दूसरी तरफ देखना था कि वहां क्या है। आखिर किस चीज की वजह से चिड़ियों का इतना शोर था। हम जैसे जैसे ऊंचाई पर पहुंच रहे थे, जले मांस की बदबू हमें परेशान कर रही थी। जब हमने ऊंचाई पर पहुंचकर नीचे की तरफ फ्लैश लाइट जलाई, आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था जो हम देख रहे थे। हमारा दोस्त जमीन पर बुरी हालत में पड़ा हुआ था। उसकी बॉडी पर काफी खून दिखाई दे रहा था। उससे थोड़ी सी दूरी पर जो हमने देखा, वो आज भी हमारी आंखों के सामने घूम रहा है। एक बहुत ही भयानक क्रिएचर हमारे शिकार किए हुए हिरन को नोच रहा था। जब हमारी लाइट उसकी बॉडी पर पड़ी तो उसे देखकर ऐसा लगा कि हम इस दुनिया में नहीं बल्कि कहीं और हों, जो हम इस भयानक जीव को देख रहे थे। उसका मुंह खून से सना हुआ था। उसका पतला और मनहूस चेहरा खून की रंगत की वजह से और भी भयानक लग रहा था। जब हमारी लाइट उसकी तरफ पड़ी तो वो खड़ा हो गया। वो काफी लंबा था, दुबले पतले हाथ और पैर थे। हमने उसे कुछ ही सेकंड के लिए देखा और फिर उसके बाद ताबड़तोड़ उस पर फायरिंग शुरू कर दी। जहां तक मुझे लगता है उसको कई गोलियां लगी होंगी। वो छलांग मारता चीखता हुआ अंधेरों में कहीं गायब हो गया। हम लोग जल्दी से नीचे आए। हम अब भी चौकन्ने थे कि कहीं वो फिर से वापस ना आ जाए और हम पर हमला न कर दे। जब हम अपने दोस्त के पास पहुंचे तो उसे देखकर नहीं लगता था कि वो जिंदा है। खून में लथपथ था। उसके सीने पर गहरे निशान थे। जब हमने उसकी सांसें और धड़कन चेक की तो हमें एक आशा की किरण दिखाई दी। उसकी सांसें अब भी चल रही थी। हमने उसे उठाना चाहा, पर हमारे हाथ खून से रंगीन हो गए। पीठ से भी काफी खून बह गया था। उसके पीछे भी जख्म था। हमने उसे बड़ी मुश्किल से ट्रक में रखा और बहुत तेजी के साथ शहर की तरफ चल पड़े। पीछे हमारे दो दोस्त राइफल के साथ बिल्कुल रेडी थे कि जो कुछ भी है, अगर दोबारा आया तो सामना किया जाएगा। लेकिन दोबारा वो हमारे पीछे नहीं आया। वो जंगलों में कहीं गायब हो चुका था। हम अपने दोस्त को हॉस्पिटल लेकर आए। काफी खून बह जाने की वजह से बचना मुश्किल था, लेकिन डॉक्टरों की मेहनत और हमारी दुआओं ने शायद उसे दोबारा नई जिंदगी बख्श दी थी। हमारे दोस्तों को भी नहीं पता था कि वो जीव क्या था, पर मुझे मेरे डैड की बताई हुई कुछ ऐसे जीव की कहानियां जिसको मैं बस ख्याल ही समझता था। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ था कि उनकी बताई हुई कहानियां कोई ख्याल नहीं बल्कि सच्चाई पर आधारित थी। इसलिए कि मेरे डैड भी शिकारी थे। शायद उन्होंने अपने समय में कभी इस जीव को देखा हो, लेकिन उन्होंने इससे सामना होने का कभी कोई जिक्र नहीं किया। व्यूअर्स, ये दूसरी कहानी टेनेसी में रहने वाले एक व्यक्ति विल की है। उन्होंने इस स्टोरी को लोगों के साथ शेयर किया है। तो चलिए आगे की कहानी विल के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मेरा नाम विल है। मैं इस समय न्यूयॉर्क में रहता हूँ। विंडिगो से मेरा सामना उस समय हुआ था जब मैं सिर्फ 17 साल का था। उस समय मैं अपनी फैमिली के साथ टेनेसी में रहता था।
मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। खेती करना हमारा पेशा है। मेरे डैड ने उस समय कुछ भेड़ और पिग पाले हुए थे। उनके रहने के लिए अलग से एक घर बनाया गया था। इसे आप एक घर कह लें या जानवरों का बाड़ा, दोनों एक ही है। हमारी रोजी रोटी खेती से ही चलती थी। मैं अपने डैड के कामों में उनका हाथ बटाता था। हमारा घर एक देहाती एरिया में था। घर के सामने के हिस्से में आबादी थी और लेफ्ट साइड में जंगली एरिया था और बाकी ज़मीनों में खेती होती थी। जंगली जानवर गांव की तरफ नहीं आते थे, क्योंकि जंगल गांव से दूर था। इसलिए सब लोग निश्चिंत अपनी खेती करते थे। पर एक दिन हमने कुछ अजीब महसूस किया। शाम को जानवरों को उनके बाड़े में पहुंचाने के बाद हम सब घर में आराम कर रहे थे। 2 घंटे के बाद तकरीबन 9 बजे के करीब हमने जानवरों के बाड़े से भेड़ों के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। मेरे डैड बाहर जाकर देखना चाहते थे। मैं भी उनके साथ चल पड़ा। हमारे वहां पहुंचते ही सब शांत हो चुके थे। वहां कुछ भी नहीं था, पर एक चीज जरूर थी, वहां कुछ अजीब बदबू थी। जानवर कुछ अलग और डरे हुए दिखाई दे रहे थे। हमने चारों तरफ अच्छे से घर को चेक किया। वहां हमें कुछ नहीं मिला। मेरे डैड उन जानवरों पर बड़बड़ाते हुए उन्हें बुरा भला कहने लगे और वापस हम घर के अंदर चले आए। घर में वापस आकर मैं सो गया। मेरे डैड और मॉम जग रहे थे। थोड़ी देर बाद शायद फिर उन्होंने जानवरों के चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी। उनके उठने और आवाज़ की वजह से मेरी भी आंख खुल गई। इस बार आवाज़ लगातार आ रही थी, जैसे कोई उनको मार रहा हो। मैंने एक डंडा लिया, पर मेरे डैड खाली हाथ थे। हम दोनों फिर से जानवरों के बाड़े की तरफ तेजी से लपके और जैसे ही दरवाज़ा खोला, अंदर का नज़ारा काफ़ी भयानक था। एक जीव जानवरों के बाड़े में था। उसने कई भेड़ों पर हमला किया था। जैसे हम लोगों ने दरवाज़ा खोला, वो हमारी तरफ देखने लगा। उसे देखकर मैं तो कांपने लगा। वो एक भयानक जीव था। उसके सर पर 2 सींग थे। हाथ पैर काफ़ी पतले थे और उस जगह से काफ़ी बदबू आ रही थी। जैसे ही उसकी नज़र हम पर पड़ी, वो हमारी तरफ दौड़ने लगा। मेरे डैड ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और पास में रहने वाले एक पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटाया। वो मेरे डैड के अच्छे दोस्त थे। उनका नाम लैरी था। वो थोड़ी देर में बाहर आए और मेरे डैड से पूछा क्या बात है। मेरे डैड ने उन्हें सारी बात बता दी। वो जल्दी से अपने घर के अंदर गए और अपनी राइफल लेकर घर के बाहर आ गए और जानवरों के बाड़े की तरफ बढ़ने लगे। जानवर अब भी चिल्ला रहे थे। इस बार मेरे डैड ने नहीं, बल्कि अंकल ने दरवाज़ा बड़ी सावधानी से खोला और दरवाज़ा खोलते ही अंदर की तरफ राइफल तान ली और चारों तरफ सावधानी से देखने लगे। पर अब वो वहाँ नहीं था। शायद वो दीवार के खुले हुए हिस्से से कूदकर बाहर जा चुका था। वहाँ अब भी बदबू थी। कुछ भेड़ें मर चुकी थीं। मेरे डैड और अंकल आपस में बातें कर रहे थे कि वो जानवर कोई मामूली जानवर नहीं था, बल्कि नरभक्षी शैतान वेंडिगो था। उस रात मेरे डैड और अंकल पूरी रात जगते रहे। मैं थोड़ी देर उनके साथ रहा, फिर वापस आकर सो गया। दूसरे दिन मेरे डैड ने उस घर को अच्छे से पैक कर दिया और वहाँ आसपास रहने वालों को भी खबर लग चुकी थी कि मेरे घर क्या हुआ है। पूरे गांव में लोग चौकन्ने थे और वेंडिगो से बचने के जो भी टोटके और तरीके थे, सब अपनाने लगे। लेकिन फिर उसके बाद गांव में वेंडिगो के आने की कोई खबर नहीं सुनी गई। व्यूअर्स, ये तीसरी कहानी भी मैंने रेडिट से ली है। मुझे नहीं पता कि इस कहानी का वास्तविकता से कितना संबंध है, तो चलिए कहानी सुनते हैं। कहा जाता है कि एक अमीर आदमी उत्तरी कनाडा के एक ऐसे हिस्से में शिकार करने जाना चाहता था जहां बहुत कम लोगों ने कभी शिकार किया होगा। उसे एक गाइड की तलाश थी, लेकिन कोई भी उसे उस एरिया में ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सबका यह कहना था कि वो एरिया काफ़ी खतरनाक है, वहाँ जाना मौत को दावत देना है। ढूंढते ढूंढते आखिरकार उसे एक ऐसा आदमी मिल ही गया जो उसे वहाँ ले जाने के लिए तैयार हो गया। उस आदमी को पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत थी, इसलिए वो उसे वहाँ ले जाने के लिए तैयार था। उस गाइड करने वाले का नाम डिफागो था। उन दोनों ने अपना सफ़र शुरू किया और वहाँ पहुंचकर एक बड़ी और जमी हुई झील के करीब पड़ाव डाला। 3 दिन तक वो शिकार करते रहे,
लेकिन वो अभी तक सेटिस्फाइड नहीं था। तीसरी रात काफ़ी तेज़ आंधी चल रही थी। वो अंदर अपने टेंट में लेटकर सनसनाती हुई हवा और पेड़ों की पत्तियों की आवाज़ सुन रहे थे। उस तूफान को अच्छी तरह देखने के लिए शिकारी ने टेंट के एक हिस्से को खोल दिया और बाहर झांकने लगा। उसने जो बाहर देखा उसे देखकर वो चौंक गया। हवा चलने की आवाज़ तो थी, पर पेड़ बिल्कुल खामोश थे। बाहर हवा की आवाज़ों को गौर से सुनने में ऐसा लग रहा था कि उन आवाज़ों के साथ कोई डिफागो डिफागो पुकार रहा हो। शिकारी बेचैन हो गया और उसने टेंट में देखा तो डिफागो काफ़ी डरा हुआ और सहमा हुआ अपने सामान पैक कर रहा था। वो टेंट के एक कोने में चिपका हुआ था। शिकारी ने उसकी तरफ देखकर पूछा कि ये सब क्या है। डिफागो बोला, मुझे नहीं मालूम। लेकिन डिफागो बेचैन था और काफ़ी तनाव में था। वो आवाज़ लगातार आ रही थी। अचानक डिफागो टेंट से छलांग लगाकर बाहर निकल आया। शिकारी ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और ज़मीन पर पटक दिया। शिकारी उससे कहने लगा कि तुम मुझे यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। हवा से आवाज़ें लगातार आ रही थी। डिफागो ने अपने आप को छुड़वाया और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। शिकारी उसे जाते हुए देखता रह गया। कुछ देर बाद उसके चिल्लाने की आवाज़ आई और फिर वो शांत हो गया। कुछ देर बाद वो आवाज़ें भी आना बंद हो गई। जैसे तैसे उस रात को शिकारी ने जाग कर बिता दी। सुबह सवेरे ही वो उसको पाँव के निशान का पीछा करते हुए उसकी तरफ बढ़ा। चलते चलते वो जंगलों की तरफ पहुंच गया और अब उसके पैरों के निशान काफ़ी हद तक लंबे नजर आने लगे थे। ऐसा लगता था कि किसी ने उसे उठा लिया था। और कुछ दूर तक जाने के बाद वो निशान भी गायब हो गए। वो चलते चलते झील तक पहुंच गया। फिर उसके बाद उसके निशान नहीं मिल सके। पहले तो शिकारी ने यह सोचा कि शायद वो कहीं बर्फ में दब गया हो, लेकिन रात को बर्फ इतनी ज़्यादा नहीं थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो वहीं खड़ा सोच रहा था कि आखिर वो कहाँ गया होगा। फिर अचानक हवा तेज हो गई और काफ़ी तेज़ी से फिर से वही आवाज़ें सुनाई देने लगी। इस बार शिकारी ने डिफागो को चीखते हुए सुना था, लेकिन यह आवाज़ ऊपर की तरफ से आ रही थी। सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी उस जगह को जितनी जल्दी हो सके छोड़ना चाह रहा था। वो वापस कैंप में आ गया और पैकिंग शुरू कर दी। उसने वहीं पर कुछ खाना छोड़ दिया। शायद उसे लगता था कि डिफागो अब भी जिंदा है। वो वहां से चल पड़ा और हफ्तों बाद वो रिहायशी इलाके में पहुंच गया था। कुछ सालों बाद वो उसी इलाके में दोबारा शिकार करने के लिए वापस पलटा और उसे फिर से एक गाइड की तलाश थी। वो उसी एरिया में गया जहां से उसने पहले गाइड को लिया था, जिसका नाम डिफागो था। वहां के लोगों का कहना था कि उन्होंने तब से डिफागो को नहीं देखा। उन्हें नहीं मालूम था कि डिफागो कहाँ चला गया था। वो उन्हीं के पास कुछ दिन के लिए रुक गया। एक दिन वो बैठा हुआ था, उसके पास आग जल रही थी कि अचानक एक आदमी उसके पास आकर बैठ गया। उसने एक कंबल लपेटा हुआ था। उसका चेहरा ढका हुआ था। शिकारी को वो कुछ जाना पहचाना लगा और जब शिकारी को जाना पहचाना लगा तो शिकारी ने उससे पूछा कि क्या तुम डिफागो हो, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर शिकारी ने उससे पूछा कि क्या तुम ठीक हो। उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। इस बार शिकारी की धड़कनें तेज हो गई और वो उसके चेहरे से कपड़ा हटाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने कंबल हटाया वो देखकर वो शॉक था। उसके चेहरे की जगह पर कुछ भी नहीं था। वो खाली था। शायद डिफागो विंडिगो था। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी कहानियाँ। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानियाँ ज़रूर पसंद आएंगी। धन्यवाद। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? हिंदी नाइट वॉकर पे आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद मैं फिर से आप सबके लिए नई कहानियों के साथ हाजिर हूँ। वेंडिगो, जो जंगली और लेक एरिया में पाया जाने वाला सबसे बुरा और भयानक क्रिएचर है। डरावनी कहानियाँ सुनने वाला हर एक व्यक्ति इसके बारे में अच्छी तरह जानता है कि वेंडिगो क्या होता है और क्या कर सकता है। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं,
हाँ, ये बात और है कि अभी तक जिनका इस शैतान जैसे क्रिएचर से सामना न हुआ हो, वो इसके बारे में आज़ाद हैं, कुछ भी कह सकते हैं। कुछ लोग इसको एक फिक्शन के अलावा और कुछ नहीं समझते। पर उन लोगों का क्या जिन्होंने इस डरावने क्रिएचर के वजूद को अपने सामने से महसूस किया हो? उनकी कहानियां तो झूठी नहीं हो सकती। आपको इंटरनेट पर बहुत सी ऐसी आप बीती मिल जाएंगी जिन्होंने इस भयानक क्रिएचर का सामना किया है और अपने डर और खौफ को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के साथ शेयर किया है। मैं खुद भी कुछ ऐसी चीज़ों पर जो इंसानी सोच से मेल न खाने वाली चीज़ें हों, उन पर जल्दी विश्वास नहीं कर पाता। लेकिन फिर मैं ये सोचता हूँ कि ये दुनिया बहुत ही विचित्र है। इसमें न जाने गॉड ने कौन कौन सी और किस टाइप की शक्तियाँ पैदा की हों जो इंसानी सोच से बिल्कुल भी मेल न खाती हों। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो भी चीज़ हमें न दिखाई दे तो हम उसका इनकार कर दें। बहुत सी ऐसी चीज़ें और शक्तियाँ हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन समय समय पर अपने होने का एहसास हमें दिलाती रहती हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के अपनी कहानियों की तरफ चलते हैं। फ्लोरिडा का रहने वाला केविन नाम का एक व्यक्ति अपनी वाइफ और बच्चों के साथ अपने मॉम और डैड के पास उनके फार्म हाउस में कुछ दिन रहने के लिए आया था। केविन दिमागी तौर से काफ़ी दिनों से उलझन में था। उसे सुकून चाहिए था। वो अपने बच्चे को भूलना चाह रहा था, पर चाह कर भी नहीं भूल पा रहा था। उसने कुछ ही दिन पहले उसकी बॉडी को दफनाया था। उसके बेटे को कुछ ऐसी बीमारी थी कि जिसका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं था। वो बच्चा कैंसर से पीड़ित था। केविन ने उसका बहुत इलाज कराया, पर शायद वो बच्चा केविन की किस्मत में नहीं था। वो उसे छोड़कर मिट्टियों में कहीं दफन हो चुका था। केविन उसे भूलने के लिए कुछ दिन अपने मॉम और डैड के साथ रहना चाहता था, ताकि वो उसे भूल सके। उसके मॉम और डैड का फार्म हाउस रिमोट एरिया में था। घर के सामने मकई की लहलहाती हुई फसल खड़ी थी। फार्म हाउस के पीछे तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर एक झील थी। वो झील काफ़ी लंबी थी। झील के उस पार जंगली एरिया शुरू हो जाता था। फार्म हाउस के आसपास बस खेत खलिहान थे। उस फार्म हाउस के कुछ कुछ फासले पर घर दिखाई देते थे। केविन अपने माँ बाप के पास कुछ सुकून महसूस कर रहा था। वो उनके साथ कभी खेती में हाथ बटाता तो कभी कुछ और करता। धीरे धीरे वो अपने दिल के दर्द को भूल रहा था और अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ रहा था। फिर एक दिन कुछ अचानक ऐसा हुआ कि जिसने उसके पुराने जख्मों को फिर से ताज़ा कर दिया। केविन के डैड के एक दोस्त थे जिनका नाम डेविड था। उनका फार्म हाउस केविन के डैड के फार्म हाउस से काफ़ी दूर था। केविन भी उनको बहुत अच्छी तरह जानता था। क्योंकि केविन अपने मॉम और डैड का इकलौता था, इसलिए डेविड भी उसे बहुत चाहते थे। गर्मी का मौसम चल रहा था, शायद जून का महीना था। डेविड के घर पर एक पार्टी थी। डेविड ने केविन की पूरी फैमिली को इनवाइट किया था, लेकिन केविन पार्टियों में नहीं जाना चाहता था। उसके डैड और डेविड ने उसे काफ़ी मनाया कि अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और खुश रहो। काफ़ी मनाने के बाद केविन अपनी वाइफ अमेंडा को साथ लेकर पार्टी में जाने के लिए रेडी था। उसके डैड पहले ही जा चुके थे। वो पार्टी में थोड़ा लेट पहुंचा। वहां पहुंचते ही लोगों से मिलना जुलना और थोड़ा बहुत हंसी मजाक करते हुए वो खुश लग रहा था। उसके डैड ने उसे काफ़ी दिनों बाद मुस्कुराते हुए देखा था। वो लोग भी खुश थे। पार्टी रात काफ़ी देर तक चली। केविन के मॉम और डैड वापस घर आ चुके थे, पर केविन अपने कुछ पुराने दोस्तों और उनकी फैमिलीज के साथ बातचीत करते हुए उसे आने में थोड़ी देर हुई। रात के करीब 11 बज चुके थे। अब उसने सोचा कि उन्हें वापस घर आ जाना चाहिए। वो अब वापस आने के लिए बिल्कुल तैयार थे। सबको गुड बाय कहकर वो बच्चों को साथ लेकर वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। वापस आने में उन्हें आधा घंटे का समय लग गया। वो दोनों आज खुश थे। उन्होंने अब तय कर लिया था कि लाइफ में आगे बढ़ेंगे। वो सब घर पहुंच चुके थे। केविन ने कार को पार्क किया, वाइफ और बच्चों के साथ घर के अंदर चला आया। पर अंदर पहुंचते ही उसे कुछ याद आया कि वो अपना फ़ोन कार में ही भूल आया है। वो वापस अपना फ़ोन लेने के लिए कार की तरफ आया और फ़ोन लेकर वापस जैसे ही मुड़ा, उसने एक आवाज़ सुनी जो मकई के खेतों की तरफ से आई थी।
वो आवाज़ उसे कुछ जानी पहचानी लगी। वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसके मरे हुए बेटे एरोन की थी। वो कह रहा था कि डैड, मैं यहाँ हूँ, मुझे बचा लो डैड। जैसा कि आप जानते हैं कि वेंडिगो एक ऐसा क्रिएचर है जो किसी की भी आवाज़ निकाल कर आपको कंट्रोल कर सकता है, खासकर आपके करीबियों की आवाज़। केविन उस आवाज़ में ऐसा खोया कि वो अपने मरे हुए बेटे को भूल चुका था। वो अपने बेटे की आवाज़ की तरफ दौड़ा। उसके हाथ में कोई लाइट नहीं थी। उसने मोबाइल की लाइट जलाई और आवाज़ की तरफ चलने लगा। आवाज़ मकई के खेतों के बीच से आ रही थी। वो टॉर्च लेकर खेतों के अंदर जा रहा था। जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था, वो आवाज़ उससे थोड़ा थोड़ा दूर हो रही थी। वो अपने होशो हवास खोकर उसी आवाज़ की तरफ बढ़ रहा था। उसका दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं था। वो आगे बढ़ता ही जा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि उससे उसका बेटा आवाज़ दे रहा है। इधर जब उसको घर के अंदर आने में लेट हुआ तो उसकी वाइफ बाहर देखने के लिए आई और उसके साथ उसके डैड भी उसे बाहर देखने के लिए आ गए। पर बाहर केविन नहीं था। उसके डैड ने खेतों से कुछ रोशनी उठती हुई देखी, इसलिए वो टॉर्च लेकर उसे आवाज़ देते हुए खेतों के अंदर चले आए। केविन अब भी आवाज़ के पीछे था, जो कि उसे लग रहा था कि वो आवाज़ उसके बच्चे की है। पर शायद उसे नहीं मालूम था कि सामने उसका बच्चा नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है, जो उसे उसके बच्चे की आवाज़ निकालकर अपने पास बुला रहा है। अचानक केविन अपने डैड की आते हुई आवाज़ सुनकर रुक गया। फिर उसे होश आया कि वो कहाँ है। उसने अपने आप को खेतों के बीच पाया। जब तक कि उसको कुछ समझ आता तब तक उसके डैड उसके पास पहुंच गए। उसने उन्हें बताया कि वो एक आवाज़ का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंचा था। वो और उसके डैड इधर उधर टॉर्च जलाकर देखने लगे, पर अब वो आवाज़ नहीं आ रही थी। केविन ने उन्हें ये नहीं बताया कि यह आवाज़ उसके बेटे एरोन की थी। कुछ देर देखने के बाद वो दोनों वापस खेत से बाहर निकलने लगे कि अचानक पीछे से एक हंसी की आवाज़ आई। यह हंसी कोई मामूली हंसी की आवाज़ नहीं थी, बल्कि किसी भारी भरकम और गरजदार आवाज़ रखने वाले की थी। उसके डैड ने केविन का हाथ पकड़ा और उसे जल्दी से खेत से बाहर निकालने के लिए खींचने लगे और उसे जल्दी से बाहर लेकर चले आए। उसकी वाइफ अमेंडा अब भी बाहर ही खड़ी थी। उसके डैड उन सबको लेकर अंदर चले आए। अंदर आने के बाद उसके डैड कुछ परेशान थे। केविन ने उनसे पूछा कि डैड, आखिर वो क्या था? वो हंसी किस चीज़ की थी? उसके डैड ने बताया कि बेटा, वो एक वेंडिगो के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। वो एक शेप शिफ्टर क्रिएचर है। किसी की भी आवाज़ निकाल सकता है, किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकता है। मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि मेरा एक बार इस क्रिएचर से सामना हो चुका है। कुछ साल पहले मैं और तुम्हारी मॉम घर के अंदर सो रहे थे। अचानक रात के 1 या 1:30 बज रहे थे। घर के बाहर से तुम्हारी मॉम की बहन की आवाज़ आई। वो तुम्हारी मॉम को बुला रही थी। अचानक से आने वाली आवाज़ से हम दोनों उठ गए और तुम्हारी मॉम काफ़ी परेशान हो गई कि इतनी रात को उसकी बहन यहाँ क्या कर रही है। हम दोनों डर गए। तुम्हारी मॉम ने उसको फ़ोन लगाया, क्योंकि उसको यकीन नहीं था कि इतनी रात को वो यहाँ क्या कर रही है। उसका घर हमारे घर से काफ़ी दूर है, इसलिए रात में आना पॉसिबल नहीं था, और अगर उसे आना होता तो वो हमें इन्फॉर्म करके आती, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने हमें अपने आने की कोई खबर नहीं दी थी। इसलिए हम दोनों आश्चर्य में थे कि ये कैसे हो सकता है कि इतनी रात को, वो भी दरवाज़ा नॉक किए बगैर, वो हमें बाहर से आवाज़ दे रही थी। जब तुम्हारी मॉम ने उसे फ़ोन लगाया तो इत्तेफाक से फ़ोन उसकी बहन ही ने उठाया, और जब हमने पूछा कि तुम हमारे घर पर इतनी रात को क्या कर रही हो, वो भी चौंक गई। वो कहने लगी कि मैं तो अपने घर पर ही हूँ। ये सुनने के बाद हमारी दहशत और बढ़ गई। हमने दरवाज़ा नहीं खोला और ना ही उसे आवाज़ दी। काफ़ी देर तक बाहर खामोशी थी। कुछ देर बाद फिर से तुम्हारी मॉम को बाहर से पुकारा गया। तुम्हारी माँ काफ़ी डरी हुई थी। मैं उससे कह रहा था कि डरो मत, मैं देखता हूँ कि बाहर क्या है। तुम्हारी मॉम कमरे में ही थी और मैं दूसरे फ्लोर पर चढ़कर खिड़की से देखने की कोशिश करने लगा। पहले तो मुझे वहाँ कुछ भी नहीं दिखा। बाहर अंधेरा था, पर इतना भी नहीं कि बाहर कुछ न दिख सके। काफ़ी देर तक मैं वहाँ खड़ा रहा, पर मुझे कुछ भी नहीं दिखा। मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि मुझे कुछ हरकत होती हुई दिखाई दी।
घर के बाहर जो छोटे छोटे फलों के पेड़ हैं, वहां से एक कोयोटी जैसा जानवर बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। मैं उसे देखता रहा। मैंने सोचा बाहर इस जानवर के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या हमें ये जानवर आवाज दे रहा था? फिर मैंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है कि जानवर हमें आवाज दे। यही सब कुछ सोचते हुए मैं उसे वहां से निकलते हुए देख रहा था कि अचानक वो चलते चलते अपने 2 पैरों पर खड़ा हो गया और घूमकर मेरी तरफ देखने लगा। मेरे अंदर एक सिरन सी दौड़ गई। मैं सोचने लगा कि ये क्या भला है। जो अभी तक एक मामूली जानवर लग रहा था, वो बदल कर एक बड़ा क्रिएचर बन चुका था। अंधेरे में उसका हुलिया साफ तो नहीं दिखा, पर वो जो भी था काफी लंबा था। मेरी तरफ देखने के बाद वो अंधेरे में कहीं गायब हो गया। मैं काफी डर गया था। तुम्हारी मॉम ने मेरे चेहरे का रंग उड़ा हुआ देखा। वो पूछने लगी कि बाहर क्या था। फिर मैंने उसे सारी बातें बताई। फिर उसके बाद से हम रात को काफी होशियार रहते थे और फिर उसके बाद हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर आज जो कुछ भी हुआ वो एक वेंडिगो की ही हरकत थी। वेंडिगो ही ऐसा कर सकता है। ये सब सुनकर केविन अपने मॉम और डैड को कहने लगा कि आप भी हमारे साथ सिटी में रहने चलिए। पर उसके डैड और मॉम वहीं रहना चाहते थे। कुछ दिन और गुजरने के बाद केविन अपने घर वापस सिटी में आ चुका था और उसके माँ बाप को उसी फार्म हाउस में रहना पसंद था, इसलिए वो वहीं रुके रहे। व्यूअर्स, ये दूसरी कहानी भी मैंने इंटरनेट से ली है, तो चलिए आगे की कहानी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं जिसने इसको शेयर किया है। मैं साउदर्न अंटारियो में रहता हूँ। आज मेरी मुलाकात जंगल में कुछ अजीब चीज से हुई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे लोगों के साथ शेयर किया जाए और लोगों की राय जाना जाए। मैं एक छोटे से कस्बे में रहता हूँ। मेरा रोज का काम है कि मैं अपने कुत्ते को साथ लेकर बाहर जंगलों में टहलता हूँ, पर आज मैं उसको टहला नहीं पाया था, इसलिए सोचा कि इसे शाम को लेकर टहलाऊंगा। दोपहर के बाद उसे लेकर मैं जंगलों की तरफ चला आया और इधर उधर उसे घुमाने लगा। मैंने अपना हेडफोन साथ लिया था, पर उसे कानों से दूर ही रखा। मैं अक्सर ऐसा करता हूँ। हम दोनों जब जंगल में चल रहे थे तो अचानक मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ मेरे नाम को पुकारती हुई किसी सॉन्ग की तरह लग रही थी। मैं रुक गया और चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाने लगा। कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने अपने कुत्ते को आवाज़ दी कि वो मेरे पास आ जाए। मेरा कुत्ता वहीं एक लम्हे के लिए रुक गया और मुझे घूरने लगा और फिर अचानक से मेरे पास आ गया। मैं थोड़ी देर खड़ा रहकर देखना चाह रहा था मुझे आवाज़ देने वाला कौन है। कुछ देर ठहरने के बाद जब दोबारा आवाज़ नहीं आई तो मैं आगे बढ़ने लगा। मैंने पलटकर उसे आवाज़ नहीं दी और अपने कुत्ते को लेकर आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ने के बाद भी मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। थोड़ी देर में फिर से आवाज़ आई और वो आवाज़ इस बार मुझे अपने पास बुला रही थी। मैंने फिर चारों तरफ देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। इस बार आवाज़ दूर से आई थी और उसने मेरे नाम को पुकारा था। मैं काफ़ी डर गया और वापस अपने कुत्ते को लेकर जल्दी जल्दी जंगल से बाहर निकल आया। आज भी मुझे वो मेरे नाम को बुलाती हुई आवाज़ मुझे अच्छे से याद है। व्यूअर्स, ये तीसरी कहानी भी एक यूज़र ने पोस्ट की है, तो चलिए आगे की कहानी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। ये मेरे साथ 1 साल पहले घटी घटना है और मैंने इस स्टोरी को कुछ ही लोगों को बताया है, इसलिए कि जब भी मैं इसे किसी को बताता हूँ मैं अंदर से कांप जाता हूँ। मैं घर पर अपने डैड के साथ था। मेरा घर टाउन से बाहर मीलों फैले हुए जंगलों के करीब है। रात के 11 बज रहे थे। डैड सोने के लिए अपने बिस्तर पर पहुंच गए थे, लेकिन मैं लिविंग रूम में बैठकर मूवी देख रहा था और कुछ खा भी रहा था। मैं थोड़ी देर में उठा और दालान से होते हुए बाथरूम की तरफ जा रहा था। मैंने हाल से ये नोटिस किया कि बाहर बिल्कुल शांति है। बाहर ना तो कोई कोयोटी शोर कर रहा था और ना ही हमारी गायें हिलडुल रही थीं। मैंने सोचा कि ये कुछ अजीब है, लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और बाथरूम से निकलने के बाद मैं हाथ धो रहा था कि अचानक मेरी निगाह दाहिनी तरफ विंडो से बाहर पड़ी। मैंने 7 या 8 फीट की एक अजीब सी चीज देखी। उसका आधा चेहरा सड़ा हुआ लग रहा था। मुझे लगा कि ये सिर्फ मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन जैसे ही मोशन सेंसर वाली लाइट ऑन हुई फिर वो मुझे पूरा साफ दिखाई दिया।
वो बहुत भद्दा लग रहा था और डरावना भी। वो भी खड़ा मेरी तरफ ही देख रहा था और मैं भी उसी की तरफ देख रहा था। मैं वहीं खड़ा हुआ काफी देर तक उसे ही देख रहा था। मुझे नहीं मालूम कि मैं कितनी देर तक वहां खड़ा रहकर उसे देख रहा था, कुछ मिनट या कुछ घंटा। फिर अचानक से मुझे होश आया और उस भद्दी चीज को जंगलों की तरफ भागते हुए देख रहा था। मैं वहीं से कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर डैड को जगाकर उन्हें बताया। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, वो उठे और अपनी शॉट गन लेकर बाहर निकले। वो चेक करना चाह रहे थे कि बाहर क्या है। मैं भी उनके साथ बाहर निकला, पर बदकिस्मती से वो चीज कहीं दूर जा चुकी थी। मैंने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी, पर एक चीज मैं अब भी हमेशा याद रखूंगा कि मैं कभी भी घर पर अकेला नहीं रहूंगा और ना ही ज्यादा लेट तक जगूंगा। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी कहानियाँ। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानियाँ ज़रूर पसंद आएंगी। धन्यवाद।